हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्टिंग। जो हम आज सब्जेक्ट शुरू करने वाले उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। बच्चा, जब मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करता हूँ, मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये चैप्टर विल गोइंग टू इट्स अ बिग चैप्टर, का कम से कम अराउंड 80-90 क्वेश्चंस के आसपास हम इस चैप्टर में कर डालते हैं। 80-90 क्वेश्चंस के आसपास में इस चैप्टर में करते हैं। आपको लग रहा होगा क्यों? कंसेप्ट है इसमें, इतने कंसेप्ट है, आई कैन नॉट डू दैट। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर इतना पढ़ना वर्थ है या नहीं। अगला सवाल आएगा कि सर इतना अगर हम पढ़ रहे, देखो इसको कम से कम 20 से 21 दिन लगते हैं। 20 से 21 दिन सिर्फ ये एक चैप्टर को लगने वाले। आप बोलोगे सर इतने दिन एक चैप्टर को लगाओ, बात समझो। आपको लग रहा होगा कि इतने दिन हम एक चैप्टर को लगा रहे, क्यों पढ़ रहे। इसके अलावा फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं वो जो आपके सर्विस बेस्ड चैप्टर्स है, सर्विस बेस्ड चैप्टर्स मतलब मैं दिखा देता हूँ मैं किन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो है आपका प्रोसेस बेस्ड चैप्टर्स नहीं है क्या? जो ये आपके मॉड्यूल के, आइदर आई कुड हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर्स। ये क्या है आपका? यूनिट, जॉब, प्रोसेस, जॉइंट वेंचर, सर्विस। ये चार चैप्टर्स, बट ये लाइन से लेना पड़ता। इसको अगर आपने बीच में छोड़ा तो लिंक ब्रेक होता है। अल्टीमेटली इसको भी पढ़ने के लिए हमारे को 35 लेक्चर के आसपास लगते, 35 से 40 लेक्चर लगते। इसके ऊपर में वेटेज आपका 25 मार्क का है। इसके ऊपर में वेटेज कितने मार्क का है आपका? मैक्सिमम 25 मार्क का। बट कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा वो पता नहीं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा वो पता नहीं है। तो रादर देन स्टार्टिंग दैट चैप्टर आई एम स्टार्टिंग विथ मटेरियल, देन विल स्टार्ट विथ लेबर, देन विल स्टार्ट विथ ओवरहेड। मटेरियल जो चैप्टर है, इसमें से मटेरियल जो चैप्टर है ना बेटा, ये मटेरियल चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन अशोर्ड है। 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन अशोर्ड है। मिनिमम बोल रहा हूँ, हाँ मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। देखा गया है कि मैक्सिमम इस चैप्टर में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ देते। दो दो तीन तीन क्वेश्चन, अगर दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछा तो 16 से 18 मार्क का वेटेज हो जाता है इस चैप्टर को। कितने मार्क का वेटेज हो जाता है? 16 से 18 मार्क का। तो टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ है। टाइम इन्वेस्ट कर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आने वाला है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है जो आने वाला है। तो भाई अगर हम देखें तो 16 से 18 मार्क का, वैसे देखा जाए तो इन तीन चैप्टर्स को मिला के ईच 16 से 18 मार्क का वेटेज आ जाता है। इन तीन चैप्टर को मिला के, जिसमें फर्स्ट चैप्टर भी डाल दो, पहले तीन चैप्टर को यानी पहले चार चैप्टर को मिला के 16 से 18 मार्क का वेटेज जाता है मॉड्यूल के हिसाब से, पहले चार चैप्टर। उसके अलावा बचे हुए जो ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट शीट, इस पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। 5-10 मार्क का वेटेज इसको भी जाता है। वैसे देखा जाए तो मॉड्यूल 1 जो है इसको 50 मार्क का वेटेज है। मॉड्यूल 1 को कितने मार्क का वेटेज है आपके? सीधे सीधे 50 मार्क का वेटेज है। यू कैन इमेजिन इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा बस छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बट हाँ, मटेरियल एंड एम्प्लॉय माइट गेट सम टाइम, तो उसको थोड़ा पेशेंसली सुनना। 15 से 16 मार्क का वेटेज है, ये लेते हुए चलना है आपको इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया। चलो एक क्विक रिकैप करवाना चाहूँगा मैं इस चैप्टर में बढ़ने से पहले। आपको बचपना याद है हमारा? चैप्टर नंबर 1 याद है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ, एक मिनट, दीप आ गया है। आवाज़ आ रही है दीप? चलो एक बार बेटा मैंने क्या बताया अभी तक बता देता हूँ। मैंने सिर्फ अभी तक टॉपिक चालू नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया कि हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क से लेकर 16 से 18 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल, और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, 20 से 21 दिन लगेंगे, पेशेंस रखना। आपका क्या है, आप पैनिक कर जाते हैं। मैं ये पहले दिन क्यों बात कर रहा हूँ आपसे, आप पैनिक कर जाओगे कि सर अप्रैल पूरा निकल गया, मई भी आ गया, जून तो बस आने में ही है, फिर भी हमारा इतना सिलेबस बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स छोटे हैं, मटेरियल लेबर ये चैप्टर्स बड़े हैं। मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स ये चैप्टर बड़े हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा पेशेंस रखना। आपको लगेगा नंबर्स में हमारे बहुत ज़्यादा बाकी है, मैं वैसे भी बता दूं, नंबर्स में कैलकुलेट करने से बेटर है यू शुड कैलकुलेट इन वेटेज। यू शुड कैलकुलेट इन वे। नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत रहेंगे, बट वो छोटे छोटे चैप्टर्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम है। अगर मैं आपको आज बात करूं तो हम आज 35 से 40 मार्क का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कितने मार्क का सिलेबस बोल रहा हूँ मैं? 35 से 40 मार्क का सिलेबस वी आर ऑलरेडी डन विथ। एक ये 5 मार्क का भी है। इस चैप्टर में 5 मार्क का एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, 5 से 6 मार्क का।
और किस्मत अच्छी रही तो 18 मार्क तक, 16 से 18 मार्क तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बिल्कुल बिंदास पूछती है, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेस ऑफ योर सिलेबस, मटेरियल कॉस्ट। ये अल्टीमेटली मेरे को बताओ, कॉस्टिंग में या कोई भी प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मटेरियल ही होता है ना। तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल मटेरियल। इफ़ यू आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग यू शुड बी एक्सपर्ट इन हैंडलिंग द मटेरियल। अगर आप वो मटेरियल ही हैंडल नहीं करते आता तो आप क्या ही कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। अब 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट सुन ले। बचपन में हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। एलिमेंट्स के अंदर में हमने एक चीज़ पढ़ा था, 3 रहते हमारे, क्या क्या थे? एक मटेरियल, लेबर एंड किया गड़बड़। मटेरियल लेबर ओवरहेड है कि मटेरियल लेबर एक्सपेंस है? मैं बोला ना, धीरे धीरे ये एक्सपेंस काय में कन्वर्ट होने लगता, धीरे धीरे ये एक्सपेंस काय में बदलने लगता, ओवरहेड। इज इट ओवरहेड कि इज इट एक्सपेंस? एक्सपेंस। याद करो बचपन के दिन जब मैं बताता था, धीरे धीरे बच्चे लोग एक्सपेंस को ओवरहेड में नहीं, अलग है। अरे बाबा, इसके 2-2 बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जितने इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड्स है। ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है। यानी मैं आपको अगर बोलूँ तो डायरेक्ट मटेरियल ये चैप्टर नंबर 2 जो अभी हम पढ़ने वाले, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हम, और ओवरहेड्स जो है ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले। अब हुआ क्या, एक्सपेंस नाम का चैप्टर स्किप हो गया। एक्चुअली एक्सपेंस नाम का चैप्टर स्किप नहीं हुआ, वो मर्ज हो गया। एक्सपेंस नाम का चैप्टर स्किप हुआ कि मर्ज हो गया वो लेबर के साथ? मर्ज हो गया लेबर के साथ। तो हमको क्या लगने लगता, हमको क्या लगने लगता, हमको कि ओवरहेड ही एक्सपेंस है ना। सीरीज से जाते जब आप सीक्वेंस से जाते, समझा के क्या गड़बड़ करके आते हो? पक्का श्योर? तो ये हमने वहाँ बचपन में पढ़ रखा था। ये हमने कहाँ पढ़ रखा था? बचपन में। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या है? याद है क्या डायरेक्ट मटेरियल? हम इस चैप्टर में जब भी मैं मटेरियल की बात करूंगा, मैं कौन से मटेरियल की बात करूंगा? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल वो भी कौन सा वाला? डायरेक्ट। अपन इनडायरेक्ट की इस चैप्टर में बात करने वाले हैं क्या? इनडायरेक्ट की कौन से चैप्टर में बात करेंगे हम? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स में। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, मेरे को बताओ डायरेक्ट मतलब क्या है? एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, आपको कितना याद है, क्या याद है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? विच कैन बी ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट, विच कैन बी ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ है, देख ले बेटा। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, मैं ट्रेसेबल बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या लिखा है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एंड प्रोडक्ट फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड इन एन इकोनॉमिकल फिजिबल वे। देखा जाए तो फेविकॉल कितना लगा है मैं ये भी पता कर सकता हूँ, ये भी ट्रेस कर सकता हूँ, बट मेरे को उसके लिए बहुत बारीकी से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। नहीं तो एक्सरे मशीन लानी पड़ेगी कि कितना कितना फेविकॉल है, एक्सरे कर वगैरह, ट्रेस तो हो सकता, बट क्या वो फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या? खिल्ले कितने लगे हुए, मेटल डिटेक्टर लाके गिनता मैं खिल्ले कितने लगे हुए, बट वो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है क्या? नहीं। समझा क्या? जो आइडेंटिकली, जो इजीली ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट, एंड जो इजीली ट्रेस यानी इकोनॉमिकली फिजिबल है, इजीली वर्ड वापरना नहीं, इकोनॉमिकल फिजिबल वे में जो ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट, जो नॉन इकोनॉमिक यानी जो इकोनॉमिकली फिजिबल नॉन ट्रेसेबल है उसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट। आई होप बॉडी के अंदर गया ये। पक्का श्योर? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा सुनो, 2 मिनट, थोड़ा सा थेरी पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉजिक पढ़ना ज़रूरी है बिफोर रीचिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आज संभाल लेना बॉडी को, गिरना मत, मुंडी गिरती है आपकी बार बार, फिर नहीं तो मुंह फटता है, बीमारी फैलती है, तो ये सब हरकतें अभी मत करना। दिव्या की तो मुंडी अभी से ही लटक गई। चलो आ जाओ, ध्यान दो। तो अब देखो बेटा, कोई भी मटेरियल अगर हम बात करते, अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम मटेरियल को संभाल के लेकर चलना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है? मटेरियल को संभालना, उसका वेस्टेज रोकना, उसकी फिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें चेक करना हमको ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि भाई मटेरियल वेस्ट ही हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वेस्टेज ज़्यादा निकल के आ रहा है। वेस्टेज संभालना ज़रूरी है हमको। 1 मिनट ना।
ठीक है, तो मटेरियल का वेस्टेज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को बताओ कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? कंट्रोल कैसे कर सकते हो? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? अच्छा, कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? चलो पहले एक चीज़ समझो, वाई मटेरियल कंट्रोल इज एन इसेंशियल एलिमेंट। वाई मटेरियल कंट्रोल इज एन इसेंशियल एलिमेंट, क्यों कंट्रोल करना चाहिए आपने? ताकि खर्चे कम हो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मटेरियल कंट्रोल? ताकि आप लोग क्या कर सको, उसके खर्चे कम कर सको, और साथ साथ में आपका कॉस्ट कंट्रोल में रहे, कॉस्ट बढ़े नहीं। अगर आपने मटेरियल का वेस्टेज वगैरह ही ज़्यादा निकल रहा है तो वही। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? पहला है मिनिमम इंटरप्रिटेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला मटेरियल ज़्यादा, मटेरियल कंट्रोल करते वक्त कंट्रोल के नाम पे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस ही डैमेज कर दिया आपने। ऐसा होना चाहिए क्या? कंट्रोल करना है उसको, 10 मटेरियल की जरूरत है, नहीं तो 3 में ही काम कर। अरे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसको लगेगा ना 10 मटेरियल। प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर ना करते हुए यू हैव टू अप्लाई योर कंट्रोल। साथ साथ में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट बी विदाउट, इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यू हैव टू मिनिमाइज, यू हैव टू मिनिमाइज योर मटेरियल कॉस्ट। रिडक्शन इन द वेस्टेज, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज कम अवॉइड करना है आपको, कंट्रोल करना है, मतलब विल हैव टू अवॉइड वेस्टेज। अच्छी क्वालिटी, देखो वेस्टेज अवॉइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आई कैन इंक्रीज द क्वालिटी, बट अगर मेरी क्वालिटी बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेंगी। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड वेस्टेज ना। ठीक है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रहनी चाहिए कि कब नया मटेरियल बुलाना है, कब मटेरियल, क्योंकि अगर मटेरियल का कंट्रोल आप रखने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल आप आग लगी तब बुला रहे हो, नहीं जब ज़रूरत पड़ी तब बुला रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर मटेरियल ज़रा सा भी डीले हो गया तो आपकी लेबर आइडियल हो जाएंगी, आपकी लेबर आइडियल हो जाएंगी। तो यू हैव टू कीप इन प्रॉपर कंट्रोल कि भाई कब आपको मटेरियल बुलाना है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लगेगी कब क्या कैसा ऑर्डर करना है। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, सारे ऑर्डर्स जैसे भी है वो टाइम पे रेडी रहे तो उससे गुडविल भी हमारा बनता है। तो ये हमारा मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ लेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, ताकि आपको पता चले कि कितना पैसा अवेलेबल है, कितना मटेरियल की ज़रूरत है, कब कब मटेरियल खरीदना है। तो फाइनेंस वाला पैसा रेडी रखेगा। इंस्पेक्शन वाले को आप बता दो कि भाई मटेरियल आपको चेक करके लेके आना है। स्टोरेज वाले को बराबर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि मैं मटेरियल लेने आने वाला हूँ वगैरह। ये सारा कंट्रोल, ये सारा सिस्टम प्रॉपरली होना चाहिए, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। एक काम करो, वो पढ़ने से पहले ना, वो बढ़ने से पहले ना एक काम करो। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मटेरियल प्रोसीजर, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। मटेरियल खरीदने का प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है? एक्विजिशन। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन। मटेरियल खरीदने का प्रोसेस क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बार आपकी बॉडी में गया ना कि मटेरियल खरीदने की प्रोसेस क्या है, एक बार ये आपके बॉडी में प्रॉपरली गया कि मटेरियल खरीदने की प्रोसेस क्या है ना, तो आपको चीज़ें बहुत हद तक के खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। टर्मिनोलॉजीज जो मैं वापर रहा हूँ वो खुद ब खुद आपके समझ में आएगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हमको मटेरियल खरीदना है, जैसा इसका डायग्राम है, दिस इज़ गुड, बट मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज करता हूँ, ठीक है, इजी तरीके से हम समझेंगे। मटेरियल अगर हमको खरीदना है, देखिए इसमें समझ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसा बिल ऑफ मटेरियल रहता है, एक डॉक्यूमेंट लगता है बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन, ये जितने भी है ये डॉक्यूमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोसेस समझाऊंगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स याद हो जाएंगे कि मटेरियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है, पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर वो हुआ तो क्या बनता है वगैरह। इट इज़ अ प्रॉपर process, it is a proper process which you have to go through. Shall I start? सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर होगा। एक मिनट में एक डायग्राम अपन खुद से बनाएंगे, ठीक है। उस rather than following his diagram will have our own diagram, ठीक है। एक मिनट, डे 1 है, थोड़ा सा शीट बना लेना, 2 मिनट। चलो, लेट्स हैव अ ओन डायग्राम। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मटेरियल अक्वायर करने जाना है, तो अक्वायर करना है नहीं करना है इसका डिसीजन कौन लेगा? डोंट यू थिंक ये डिसीजन लेने के लिए यू विल हैव अ टेक्निकल इंजीनियर विथ यू, कि जब उसको पता रहेगा कि अब हमको मटेरियल की ज़रूरत है,
या रादर शुरुआत तो यहाँ से होंगी ना कि कौन सा मटेरियल लगेगा। डोंट यू थिंक शुरुआत अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे को तो पहले यही नहीं पता ना कि उसमें लगने क्या वाला है। सिंपल, अगर मेरे को बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में क्या लगेगा, ईटा गिट्टी रेती मिट्टी कितनी लगेंगी, मेरे को पता है कि सिविल इंजीनियर बताएगा। ये मुझे नहीं पता, ये कौन बताएगा, सिविल इंजीनियर। तो पहले मेरे पास में या तो इंजीनियर बोलो आप, या तो इंजीनियर बोलो, या उसको क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल पर्सोनल। या तो आप इसको बोलो इंजीनियर, या ये एक इंजीनियर रहेगा, या क्या रहेगा आपका टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल पर्सन ना एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है। टेक्निकल पर्सन क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट रेडी करेगा। वो डॉक्यूमेंट का नाम रहता है बिल ऑफ मटेरियल। पहला डॉक्यूमेंट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, बिल ऑफ मटेरियल, यानी लीस्ट रहती है। बिल मतलब बिल लिटरल मीनिंग में नहीं जाना, दिस इज अ लीस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल रिक्वायर्ड कि क्या क्या चीज़ें हमको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किसको देगा, ये डॉक्यूमेंट ये प्रोसेस बनाकर किसको देगा, वो ये डॉक्यूमेंट और ये प्रोसेस बनाकर कि भाई तुमको पहले क्या करना है फिर क्या करना है, अगर वगैरह पूरा ये सब चीज़ें बनाया उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये देगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किसको देगा वो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भाई आपको ये करना है, आपको ये बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से वर्क परफॉर्म करना है। ये डॉक्यूमेंट उसने किसको दे दिया, प्रोडक्शन। पहली पहली बार अगर कोई नया प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो सब बैठी हुई लोग इंजीनियर रहे, ये ज़रूरी नहीं है ना। दे नो हाउ टू वर्क बट दे डोंट नो व्हाट टू यूज टू वर्क दैट ना। पहली बार में उनके लिए रिसर्च करना डिफिकल्ट है, तो एक रिसर्च कौन करके दे देगा, एक इंजीनियर, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट से वो करके दे देगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो लीज देखा, अपनी प्रोसेस वोसेस सेट कर लिया कि भाई अब मेरे को ये करना है, ऐसा ऐसा करना है। अब उसके लिए आपको नहीं लगता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल लगेगा, मटेरियल लगेगा ना, माल तो लगेगा ही ना। माल कौन देगा उसको, माल माल लगेगा। ये माल के लिए एक लेटर और लिखेगा, ये माल का रिक्वेस्ट रेज करने के लिए एक लेटर लिखेगा। इस लेटर का नाम रहता है मटेरियल रिक्विजिट, मटेरियल रिक्विजिशन। ये मटेरियल का रिक्वेस्ट करेगा। मटेरियल की रिक्वेस्ट ये किसके पास करेगा, मटेरियल की रिक्वेस्ट किसके पास करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। किसके पास में जाके ये मटेरियल का रिक्वेस्ट करेंगे, स्टोर्स में। स्टोर वाले को बोलेगा साहब मेरे को मटेरियल चाहिए, स्टोर्स वाले को बोलेगा साहब मेरे को मटेरियल चाहिए। अगर स्टोर वाले के पास में वो मटेरियल होगा तो स्टोर वाला वो मटेरियल इशू कर देगा। सोच के देख, स्टोर वाले के पास में अगर वो मटेरियल होगा तो स्टोर्स वाला वो मटेरियल इशू कर देगा, बोल हाँ या ना। अच्छा, अगर स्टोर वाले के पास में वो मटेरियल नहीं होगा तो वो इशू कर पाएगा क्या, नहीं। अगर उसके पास में वो मटेरियल नहीं है तो वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट को। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ईजी है, प्रैक्टिकल है, सोच के देख। परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब आपको नहीं लगता परचेज डिपार्टमेंट के पास में जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक लेटर लिख के देगा, वो लेटर का नाम क्या रहेगा, एक लिस्ट देगा ना वो, परचेज रिक्वेजिशन। ये जो लेटर लिख के देगा वो लेटर क्या रहेगा, परचेज रिक्विजिशन, कि भाई मेरे को ये चीज़ों का मटेरियल का ज़रूरत है। डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला परचेज को नहीं बोलेगा, प्रोडक्शन वाला स्टोर में बोलेगा, स्टोर में अगर मटेरियल होगा तो स्टोर से मिलेगा, स्टोर में नहीं होगा तो स्टोर वाला परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। देख रहे हो चेन, देख रहे हो बराबर प्रॉपर चेन से जा रहा है, चेन ऑफ कमांड मेंटेन है। तो जो परचेज रिक्विजिशन है वो स्टोर्स वाले ने रेस किया है परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज रिक्विजिशन नहीं है। ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी हो बाद में, याद रखना कब कौन किसको करता क्या करता। तो परचेज वाले ने सॉरी स्टोर्स वाले ने रिक्वेस्ट कर दिया परचेज को। अब परचेज वाला क्या करेगा, जवाब दो, परचेज वाला क्या करेगा, खरीदेगा। बट खरीदेगा कैसे, डायरेक्ट जाएगा मार्केट में खरीदेगा कि सबसे पहले वो कोटेशन मंगाएगा। अरे चार अलग अलग कस्टमर, चार अलग अलग सप्लायर से बात करेगा ना, वो चार अलग अलग सप्लायर से बात करेगा, बोल हाँ या ना। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट जाके खरीदेगा तो उसका बेवकूफ़ बनना चांसेस है, बेवकूफ़ बन सकता है, कोई उसको ज़्यादा रेट में माल बेच सकता है, यस और नो। तो ये हमारे सप्लायर्स है, ये कौन हो गए हमारे, रुको मैं बना देता हूँ। हाँ हाँ बोलना, अरे बोलना, अरे बोल। सर सर बोल दिया 2 बार, कुछ नहीं बोला, क्या हो गया रे बाबू, क्या हो गया ऋषिकेश। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चल अब मेरे को बता, सप्लायर मतलब ये एक सप्लायर है कि बंडल ऑफ सप्लायर्स है ये,
अपन एक से माल नहीं खरीदेंगे ना, 4 लोगों से कोटेशन लेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसने माल सस्ता, किसकी क्वालिटी अच्छी। तो ये क्या करता, ये सभी सप्लायर्स को, परचेज डिपार्टमेंट सभी सप्लायर को एक लेटर भेजेगा, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, क्या बोलते हैं उस लेटर का नाम, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर या टेंडर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम क्या दे देता हूं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मैंने प्रपोजल का मांग किया, मैंने प्रपोजल का मांग किया कि भाई आपके पास में क्या क्या प्रपोजल अवेलेबल है, क्या क्या प्रपोजल अवेलेबल है वो लाकर दो, क्या क्या प्रपोजल अवेलेबल है वो लाकर दो, बराबर है, डन यहां तक। फिर ये लोग, ये भाई साहब लोग क्या करेंगे, ये भाई साहब लोग क्या करेंगे, आपको नहीं लगता ये सब कोटेशन देंगे? माल नहीं दिया अभी तक, अभी तक माल दिया कि कोटेशन दिया है? माल नहीं है, माल नहीं है। माल कब आएगा, जब मैं कोटेशन, मैं यानी अभी कौन है, परचेज डिपार्टमेंट। जब परचेज डिपार्टमेंट ये कोटेशन एक्सेप्ट करेगा, जब परचेज डिपार्टमेंट ये कोटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो आपको नहीं लगता क्या उसके बाद में परचेज डिपार्टमेंट जो है परचेज का ऑर्डर पास करेगा? परचेज डिपार्टमेंट माल परचेज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, माल परचेज करेगा। तो आपको नहीं लगता माल परचेज, यानी यहाँ पे ऐसा लिखूं क्या, माल परचेज किया इसने, ऐसा नहीं, एरो उल्टा बना लो ना। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से माल परचेज किया जाएगा, माल क्या किया जाएगा, परचेज, परचेज डिपार्टमेंट ने माल खरीद लिया। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड डिलीवरी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड डिलीवरी? मैंने बोला हाँ, मैं खरीद रहा हूँ, परचेज। अब फिजिकली डिलीवरी होंगे ना, डिलीवरी परचेज डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा कि डिलीवरी स्टोर्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, 2 मिनट पेशेंस रखना। परचेज किया मतलब सिर्फ ऑर्डर दिया है, अभी परचेज किया मतलब सिर्फ उसने ऑर्डर दिया है कि भाई हाँ मेरे को माल चाहिए। पहले कोटेशंस की रिक्वेस्ट उसने रेज किया, कोटेशन मिले, उसमें से कोटेशन फाइनल करके परचेज का ऑर्डर दे दिया, परचेज का रिक्वेस्ट रेज कर दिया, नहीं परचेज का ऑर्डर दे दिया, रिक्वेस्ट बोलना गलत है, परचेज का ऑर्डर रेज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को एक चीज बताओ, जो सप्लायर है, सप्लायर अब 2 हरकतें करेगा, सुन ध्यान से सुन, आराम से समझ। सप्लायर 2 हरकत करेगा, कौन सी 2 हरकत करेगा? पहले तो पैसा कलेक्ट करना है उसको, पहली हरकत तो पैसा कलेक्ट करना है, हाँ या ना, पैसा तो चाहिए ना भाई, ऑर्डर आया तो पैसा कौन देगा? सप्लायर को पैसा कौन देने वाला है, जवाब दो, सप्लायर को पैसा कौन देगा? कौन सा डिपार्टमेंट पैसा कौन देगा? परचेज डिपार्टमेंट पैसा देगा। परचेज के पास में पैसे की पावर रहती है क्या? अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा। कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अब सुन, अब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो क्या करता है, एक सप्लायर देख, परचेज का ऑर्डर हो गया, परचेज का ऑर्डर हो गया, सप्लायर इसके बाद में प्रोफार्मा इनवॉइस इशू करेगा। क्या इशू करेगा? प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है? एक रफ इनवॉइस कि भाई ऐसा ऐसा ऑर्डर हम आपकी तरफ से आया है, ये ऑर्डर के हिसाब से हम आपको माल भेजने वाले। क्या करेगा अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज वाले से कंफर्म करेगा कि तूने ऐसा ऑर्डर दिया है या नहीं दिया, बराबर है ना, ये कंफर्मेशन आना जरूरी है। अब एक बार कंफर्मेशन आ गया तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला इसको पेमेंट करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला इसको पेमेंट करेगा, है ना। एक बार अप्रूव कर दिया पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में ये भाई साहब इसको नया इनवॉइस दे देगा। नया मतलब वो प्रोफार्मा इनवॉइस था ना, वो रफ इनवॉइस था, ये इनवॉइस, ये एक्चुअल बिल हो गया ना, ये एक्चुअल बिल हो गया। अब हो सकता है कि ये पेमेंट के बीच में माल भी डिलीवर हो जाए, जरूरी नहीं है कि पहले पेमेंट आएगा, इनवॉइस इशू होगा और फिर माल डिलीवर होगा। माल पहले भी डिलीवर हो सकता है ना, बाकी प्रोसेस चल रही है, बाकी प्रोसेस चल रही है, वो तो ट्रस्ट पे है, हाँ उससे पैसे आ जाएंगे तो माल पहले भी डिलीवर हो सकता है, माल पहले भी डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि सप्लायर को 2 हरकतें करनी है, एक तो पैसा कलेक्ट करना है और दूसरा माल की डिलीवरी देना है। एक तो पैसा कलेक्ट करना है और दूसरा माल की डिलीवरी करना है। एक बार का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस समझा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ ये क्या क्या चीजें करेगा ये समझा, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाओ, यहां से आगे बढ़ जाओ, हाँ या ना? अब इसके बाद में सप्लायर क्या करेगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ठंडे दिमाग से समझ। सप्लायर क्या करेगा, यहाँ पे माल भेजेगा, माल की डिलीवरी देगा। अच्छा, माल की डिलीवरी देगा तो सप्लायर एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है, सप्लायर एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है जिसका नाम है इनवॉइस फॉर डिलीवरी, या डिलीवरी चालान बोल सकते हो आप उसको। गुड्स डिलीवर्ड, यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट ऐसा लिख देते ना, गुड्स डिलीवर्ड विथ चालान। चालान मतलब ये डिलीवरी चालान रहता है
क्योंकि माल जब जाता है तो खरीदा बेचा गया इसका बिल बनना चाहिए, जीएसटी वेस्टी, नहीं तो पुलिस वाले मामू पकड़ते ना बीच में। तो डिलीवरी चालान के साथ में उसने माल भेज दिया, डिलीवरी चालान के साथ में उसने माल भेज दिया। किसने माल भेजा? सप्लायर ने। किसको दिया? वो सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट में माल नहीं भेजेगा, ऑर्डर उसको परचेज डिपार्टमेंट से मिलेगा, बट माल तो जाएगा स्टोर्स में ना। माल जाएगा, अरे अल्टीमेटली स्टोर्स वाले के पास में माल जाएगा ना। अब एक बार स्टोर्स वाले ने माल रिसीव कर लिया तो स्टोर्स वाला क्या करेगा? स्टोर्स वाला बैठा रहेगा कि ये चेक गुड्स, ये जो है ये बैठा रहेगा कि इसके बाद में ये गुड्स रिसीव्ड करेगा। तो ये बनाएगा एक गुड रिसीव्ड नोट। क्या बनाएगा? ये गुड्स रिसीव्ड नोट कि मेरे को ये माल मिल गया, मेरे को ये माल मिल गया। अब वो गुड्स रिसीव नोट में चेक करेगा ना कि कौन सा माल अच्छा है। जब वो गुड रिसीव करेगा, कौन सा माल मैंने बुलाया वो क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं है, कौन सा माल मैंने नहीं बुलाया, गलती से इसने भेज दिया वगैरह, सारी चीज़ें चेक करेगा। अब जो माल काम का नहीं है वो वापस कर देगा। जो माल गलत है, नहीं बुलाया, नहीं ज़रूरत थी, तो उससे क्या इशू करेगा? ये गुड्स रिटर्न नोट। क्या इशू करेगा? गुड्स रिटर्न नोट कि भाई ये माल मैंने बुलाया नहीं, गलती से आ गया, खराब आ गया, गलत आ गया, वापस ले ले। ये तो चलता ही, धंधे में चलना ही है ये सब। और लास्ट में ये एक बनाएगा मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये मटेरियल समरी रहेंगी, इसमें क्या रहने वाली? पूरी समरी, कितना माल बुलाया, क्या बुलाया, कितना वापस किया, कितना बचा है, वगैरह वगैरह। ये क्या बनाएगा? वो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। आपने मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, आपको पता है आपने मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कुछ हद तक के सीए फाउंडेशन में बनाया है। आपको इन्वेंट्री चैप्टर याद है क्या? ओपनिंग, रिसीट, इशूड, क्लोजिंग, ऐसा कुछ बनाए थे ना आपने। आपने ओपनिंग नहीं बनाया होगा, आपने रिसीट, इशूड एंड क्लोजिंग ऐसा बनाया होगा। कॉलम रहते थे, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह। तो दैट वाज नथिंग बट मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल का समरी था कि कितना कितना माल आपने लाया, कितना माल इशू किया वगैरह। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में। एक बार स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास आ गया तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के रहते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करते रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू कर देगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस करके अलग काम करते रहेगा, वो अपना अलग काम करते रहेगा। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया, पूरा प्रोसीजर बॉडी के अंदर गया है। पक्का श्योर? कोई डाउट? नो। तो दिस इज अ बिग थियरी पोर्शन इन योर सिलेबस जो मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार क्या ये टेबल, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है क्या? ठीक है, ये जो अभी हमने कवर किया है, ये कवर जो किया है ये पूरा प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस कवर कर लिया। मटेरियल एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, मटेरियल एक्विजिशन प्रोसेस हमारा कवर हो गया। उनने डायग्राम अपने तरीके से बनाया, हमने डायग्राम हमारे तरीके से बना लिया। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे पॉइंट्स इसके अंदर में कवर हो गए। सारे पॉइंट देख ले क्या क्या ये सब नीचे दिया हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल टेक्निकल स्टाफ बनाता है, पढ़ लोगे इसको एक बार, घर पर जाकर पढ़ लोगे। बिल ऑफ मटेरियल टेक्निकल स्टाफ बनाता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है परचेस डिपार्टमेंट रेस करेगा टू स्टोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल और बिल मटेरियल रिक्विजिशन में फ़र्क क्या रहता है? पहले तो इशूइंग अथॉरिटी का फ़र्क है भाई, इट इज़ बिन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर फॉर प्लानिंग एंड इट इज़ बाय डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ अ कंप्लीट स्केड्यूल रहता है, इसमें प्लान भी रहता है ना कि कब तेरे को कौन सा माल बनाना है। टेक्निकल स्टाफ तो पूरा प्लान बना के देता है ना। इट इज़ स्केड्यूल ऑफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसमें लेबर भी पता रहेंगे, सब पता रहेगा। बट ये वाला जो डॉक्यूमेंट जो मटेरियल रिक्विजिशन रहेगा उसमें सिर्फ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा वो है, उसमें टेक्निकल डिटेल रहेंगी, क्या टाइम कितना लगेगा, प्लान वगैरह रहने वाला है क्या नहीं। It is often serve the purpose of material requisition shown in the complete schedule material requisition for a particular job that it can replace the material requisition। कई बार आप चाहो तो बिल ऑफ मटेरियल या मटेरियल रिक्विजिशन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि उसमें मटेरियल की लिस्ट होती है, वो बड़ा बंडल है। बट वेयर एज इट कैन नॉट रिप्लेस द बिल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल रिक्विजिशन है इसमें प्लान नहीं होता है, प्लान उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, तो वो फ़र्क है। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशन, कोटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूजफुल फॉर अराइविंग एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। आप कोटेशन के लिए भेज दो मेरे को, ये चीज़ें ये प्लान में चलेंगी, अगला वाला बोलेगा कि 10 दिन में मैं इतना माल दे दूंगा, 20 दिन में इतना दे दूंगा, उसमें प्लान रहता है ना, तो आगे वाले सप्लायर को भी अपना प्लान निकाल पाना ईजी रहता है। बट वेयर एज मटेरियल जो रिक्विजिशन है वो सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालने का काम आएगा कि तेरे पास अगर माल है तो दे दे,
उसमें से कितना माल यूज हुआ वगैरह उस हिसाब से। इट हेल्प्स इन कीपिंग द क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर्स, मटेरियल स्टोर्स में से कितना निकाला और उसको याले लेटर में उसने कितना मटेरियल यूज किया वो पता चलेगा ना। स्टोर्स में से जरूरी नहीं ना, कई बार प्रोडक्शन वाले के पास में भी तो खुद का मटेरियल हो सकता है ना, पुराना बचा हुआ। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा नल्ला थोड़ी रहता, कुछ ना कुछ स्टॉक उसके पास भी रहता है ना, जिसपे वो काम कर रहा है। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल लगाना उसके लिए वहाँ आसान है एज कम्पेयर टू इसके प्लान के बेस पे। नेक्स्ट, परचेज रिक्विजिशन आपको पता ही है। परचेज रिक्विजिशन का पर्पस क्या है? परचेज रिक्विजिशन इज बीन रेज्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट टू, ठीक है। उसके बाद में इन्वेंट ये परचेज डिपार्टमेंट रेज करता है ताकि उसको पता चले, हाँ हाँ कोटेशन मांगने के लिए, ठीक है, क्या प्राइस पे खरीदना वगैरह। फिर वो कोटेशन सिलेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वो परचेज ऑर्डर देगा कि भाई अब मैंने तेरे को ऑर्डर दे दिया परचेज का। देन उसके बाद में रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिसीव्ड होगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट रिसीव करेंगे ये वाला चालान, चालान ये वाला। अब वो उसने प्रोफार्मा इनवाइस नीचे ले लिया होगा, मैं बोला ना पहले माल आ जाए बाद में प्रोफार्मा इनवाइस हो, फर्क पड़ने वाला है क्या उससे? हो सकता है पहले सेटलमेंट हो जाए बाद में डिलीवरी हो, या हो सकता है पहले डिलीवरी हो बाद में सेटलमेंट हो, ऐसा मैंने बोला था ना। रही है ऐसा क्यों कर ले तुम? डायग्राम में अपन ने पहले सेटल किया बाद में डिलीवरी किया, इसने नोट्स में पहले डिलीवरी किया बाद में सेटलमेंट कर लेगा। इसको गुड्स रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव नोट बना कर दे देगा, स्टोर्स वाला दे देगा कि भाई इतने इतने माल हमारे पास में आए, वो नोट बनाएगा। अगर डिलीवरी पर्सन प्रूफ मांगेगा तो उसको वो डिलीवरी नोट दे देगा। उसको भी तो, जो ट्रक वाला लारी वाला है उसको भी तो मालक को बोलना पड़ेगा ना पहुंचा दिया, तो वो डिलीवरी रिसिप्ट नोट उसके काम आ जाती, ठीक है। मटेरियल रिटर्न नोट, कुछ माल है तो फिर वो मटेरियल रिटर्न नोट आ जाएगा। चेकिंग एंड पासिंग द बिल ऑफ फॉर पेमेंट, एक बार वो स्टोर्स वाला देख लेगा कि सारा माल ठीक है। स्टोर्स वाला भी देखेंगे ना, देखो अपन ने क्या बोला, एक तो परचेज वाला अकाउंट वाले से पूछेगा अगर डिलीवरी के बाद हुई, अगर पेमेंट डिलीवरी के बाद हो रही, फाइनल पेमेंट तो अल्टीमेटली डिलीवरी के बाद ही होंगी ना। एडवांस देते वक्त मैंने परचेज वाले से पूछ लिया, बट फाइनल पेमेंट देने से पहले मैं स्टोर्स वाले को पूछूंगा ना, तेरे को जो माल बोला था वो माल मिला क्या, क्या मैं पेमेंट रिलीज करूँ कि नहीं करूँ, करूँ तो कितनी करूँ वगैरह। तो स्टोर्स वाला जब बता देगा तो फाइनल पेमेंट रिलीज होकर ये फाइनल इन्वॉइस दे देंगे, फाइनल पेमेंट रिलीज होकर फाइनल इन्वॉइस दे देगा। समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? बॉडी के अंदर गया पूरा प्रोसेस बॉडी के अंदर गया, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से। नाउ लेट्स कम टू द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव। स्टोर्स वाले ने जो मटेरियल रिसीव किया है, स्टोर्स वाले ने जो मटेरियल रिसीव किया उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? स्टोर्स वाले ने जो मटेरियल रिसीव किया है, क्योंकि बेटा एक बात समझो, उसने सिर्फ मटेरियल रिसीव करते वक्त मटेरियल की कॉस्ट लगी कि उसके अलावा कैरेज भी लगता है, उसके अलावा गांव भरे के टैक्सेस भी लगते हैं, उसके अलावा कुछ पेनल्टी भी लग सकती है, लेट पेमेंट किया वगैरह, डिस्काउंट मिलते हैं, विविध प्रकार के डिस्काउंट या सब्सिडी मिलती है। तो क्या इसको कॉस्ट में लेना या नहीं लेना, ये डिस्कशन है। वेदर टू इंक्लूड दैट वैल्यूएशन, दैट कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, जो भी है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ समझो, मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स में भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ बेटा, मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट तक सीमित नहीं रहती, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी कॉस्ट तक सीमित रहती है कि इंस्टॉलेशन तक की रहती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कहाँ तक रहती है? इंस्टॉलेशन। उसी तरह समझो जो मटेरियल हमने अक्वायर किया है, उस मटेरियल के ऊपर में सिर्फ 20,000 रुपये का मटेरियल का जो पैसा पे किया है वही कॉस्ट है हमारी, कि उसको हमारे गोडाउन तक लाने का कैरेज भी कॉस्ट है, उसके ऊपर में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो लेबर लगी वो भी कॉस्ट है, ये सब उसकी कॉस्ट है या नहीं है? तो कौन सी कॉस्ट कंसिडर करना, कौन सी कॉस्ट कंसिडर नहीं करना, वी आर गोइंग टू लर्न इन द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, वी आर गोइंग टू लर्न इन द वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट। शैल आई स्टार्ट? समझा यहाँ तक? क्लियर है सबको अभी तक? क्या है मटेरियल? व्हाट वी आर लर्निंग मटेरियल, बाकी नहीं, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, कुछ अलग अलग आइटम्स है आपके मॉड्यूल में, देख लो। दीप तेरे पास मॉड्यूल नहीं होगा, बट तेरे पास जो मॉड्यूल होगा उसमें भी ये प्रोसेस कहीं ना कहीं लिखे हुए होंगे। है लिखे, नहीं लिखे? ऐसे ही है कि कुछ चेंजेस है उसके अंदर में? है चेंजेस, बट सीक्वेंस सेम है कि वो भी है? चल जान, जो भी देख लेते को नहीं समझा तो पूछ लेना बेटा। तेरे को लगता है तो सॉफ्ट कॉपी आई शेयर विथ यू, या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, सीए की वेबसाइट से जाके तो डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम एसोसिएटेड विद द परचेज इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में दे रखे, एक करके पढ़ना चालू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? कैन यू हेल्प मी विद दैट? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये तो मैंने मतलब जो मेरे से पढ़े हुए फाउंडेशन, उनको मैंने फाउंडेशन में पढ़ा है। जो मुझसे नहीं पढ़ा, आपको किसी ना किसी टीचर ने ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का फर्क समझाया? व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट?
लेते नहीं लेते सेकेंडरी मैटर है, मीनिंग बताओ. व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? नहीं. अच्छा, आपका बोलना है कि सर ट्रेड डिस्काउंट परचेजेस के वक्त मिलता है और कैश डिस्काउंट पेमेंट के वक्त मिलता है. आप ये सही हो, आप यहाँ सही हो, यहाँ आप कहीं भी गलत नहीं हो. बट और कुछ, ट्रेड डिस्काउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से क्यों वर्ड वापर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक हल्का सा कन्फ्यूजन है. ठीक है, आप लोगों को एक हल्का सा कन्फ्यूजन होगा. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट. अरे तुम सब अकाउंटिंग एंट्री बोल रहे हो, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर्ड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एज वेल एज कंसिडर. अरे हाउ? बट ये उसका मीनिंग है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कास्ट अकाउंटिंग में एप्लीकेबल है क्या? कास्ट अकाउंटिंग के अपने अलग नियम है ना. मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ. ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से मैं बता दूं, इट वॉज डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनादर. इट वॉज डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर बल्क परचेजेस. इट इज डिस्काउंट. याद आया क्या? अभी ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदा तो डिस्काउंट जो देते थे वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट. वेयर एज कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर अर्ली पेमेंट. जल्दी पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट आया. बॉडी के अंदर गया क्या? आया, ध्यान आया? अब यहां पर क्या किया है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग ने ट्रेड डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं. किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग हैड वेंट अ स्टेप फर्दर एंड इट हैड डिवाइडेड ट्रेड डिस्काउंट इनटू टू पार्ट्स. एक उन्होंने बोला है ट्रेड डिस्काउंट और एक बोला है उन्होंने क्वांटिटी डिस्काउंट. क्या क्या बोला है बेटा? एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हो गया क्वांटिटी डिस्काउंट. देखो, क्वांटिटी डिस्काउंट इटसेल्फ नेम नाउ सजेस्ट दैट इट इज बल्क परचेजेस. अगर बल्क परचेजेस की रहते जो डिस्काउंट दिया है तो उसको हम कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे? क्वांटिटी डिस्काउंट. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से वो ट्रेड डिस्काउंट था. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से वो क्या था? ट्रेड डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट को ये लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को ये लोग बोलते हैं नेगोशिएशन. नेगोशिएशन के रहते अगर हमको कोई डिस्काउंट मिल गया, रहता है ना, अपन सब्जी मंडी में जाते 1 किलो भी खरीदते हैं, उसने 20 रुपए बोला तो नेगोशिएट करते ना. क्या 1 किलो बल्क क्वांटिटी है क्या? 1 किलो बल्क क्वांटिटी है क्या? तूने 100 किलो खरीदा तो समझ में आता है. बट क्या 1 किलो में भी हम कुछ पैसा कम करवा के ला लेते कि नहीं ला लेते? 1 हाथ 2 रुपए धनिया ही फ्री ले लेते, नहीं कुछ मिला तो हमारे को. बराबर है ना? लॉकडाउन इफेक्ट है, ऐसा मत घूरो, ठीक है? बहुत धनिया लेके आया मैंने. पहले दिन ना मैंने धनिया और मिर्ची के पैसे दे के आया था, मालूम है क्या? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था मैंने, मालूम? धनिया मिर्ची के कौन पैसे दे के आता है ना, जो भी है. फिर लेके गया, फिर वो भैया तुमने धनिया मिर्ची के पैसे लिए, डबल दो बोले. झगड़ के आ गई. अरे काय को 2 रुपए की चीज के लिए झगड़ रही तू? नहीं बोले. जो भी है, रहता ही है, औरतों के अंदर रहता है, उनको मजा आती है. अगर धनिया मिर्ची फ्री में मिल जाए ना तो अलग ही खुश हो जाती है वो लोग, मालूम है क्या? सब्जी वाला भी इसलिए जानबूझ के फ्री में देता कि चल मैं दे रहा ना तो यहीं से खरीद, ठीक है? तो है ना, ऐसा होता है. वो वाला धनिया मिर्ची ज़्यादा देता, ये कम देता वगैरह वगैरह, ऐसा सब कैलकुलेशन होता है उसमें, मालूम? वो नाटक करता धनिया देने को वगैरह. अभी बीच में क्या कर, जानो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ज़्यादा हो रहा सर, अब आगे बढ़ो. दिव्या बोल रही सर आप अलग ही मोड़ में आ गए, अभी इतने मजे ले रहे बोल रहे. मेरे को भी लगता था कि जब हमारे टीचर लोग बोलते थे कि ऐसा होता है, बट ऐसा होता है, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अब चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते. अब मेरे को एक चीज़ बता, 3 प्रकार के डिस्काउंट है कैश कॉस्टिंग के हिसाब से. कौन से 3 डिस्काउंट हो गए? ट्रेड, क्वांटिटी एंड कैश. आई होप आपको तीनों का फर्क समझ में आ गया. ट्रेड, क्वांटिटी और कैश. अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर. एक बार आप बोल दे, अब बोल दे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिस इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर. कंसिडर मतलब हम कॉस्ट में से माइनस कर देते थे, याद होगा तो. 10 लाख का माल खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट में तो 9 लाख का माल खरीदा बोलते थे. क्या बोलते थे? 9 लाख. अपने लिए 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करना है, बट 10 का माल 9 पे रिकॉर्ड होता है. 10 का माल कहाँ पे रिकॉर्ड होता था? 9 पे. कैश डिस्काउंट में इट इज कंसिडर्ड एंड रिकॉर्डेड. क्योंकि ये कब होता था? परचेस के वक्त नहीं होता था ना, खरीदते वक्त मालूम था क्या डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी.
ये पता ही बाद में चलता, ये पता बाद में चलता इसलिए रिकॉर्ड होता है, ये पता ही बाद में चलता इसलिए रिकॉर्ड होता था। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल एंट्री फॉर्मेट ऑफ दैट, बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से हो गया। let's talk about what will happen with cost accounting. Now what, let's understand फर्क समझा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में अंतर रखना, जरा सा अंतर है, वैसे ट्रीटमेंट सेम ही है बट अंतर है, ट्रीटमेंट सेम ही है बट अंतर है। चलो आ जाओ, ध्यान दो। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड। क्या लिखा हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट करते हैं मतलब ये कॉस्ट में से कम होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डिडक्ट होता था, है ना? फाइनेंशियल, अरे रिकॉर्ड होना नहीं होना, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का इंटेंशन है कि कैलकुलेशन का इंटेंशन है? कैलकुलेशन, असर्टेनमेंट है ना, रिकॉर्डिंग का इंटेंशन नहीं है। तो इट इज डिडक्टेड मतलब इट इज बीन कंसिडर्ड टू, कंसिडर हो गया ना, माइनस कर दिया हमने, आया ना? अरे कॉस्ट में से माइनस करना, इट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस इफ इट इज नॉट। कब डिडक्ट करना है? इफ इट इज नॉट शोन एज द डिडक्शन इन इनवॉइस। अगर माइनस नहीं हुआ तो माइनस करना है, नहीं तो पहले से माइनस है तो दोबारा माइनस कर दोगे क्या? अरे 10 लाख का माल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट में बिल 9 लाख का बनाया उसने, तो फिर 9 लाख में वापस 1 लाख माइनस करोगे कि 9 लाख ही रहेगा वो? बॉडी में गया ये। सेम थिंग विल हैपन विद दिस क्वांटिटी डिस्काउंट, इट विल बी डिडक्टेड, it will be deducted only if it is only from the purchase if it is not shown as deduction. माइनस तभी करो जब माइनस नहीं हुआ, अगर माइनस हो गया तो दोबारा माइनस करने की जरूरत है क्या? कौन सा? क्वांटिटी डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट में मेरे को बताओ, कैश डिस्काउंट से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है कि इट इज अ कैश डिस्काउंट? इससे कॉस्ट कम नहीं होती ना, खरीदते वक्त थोड़ी पता है, खरीदते वक्त थोड़ी पता है, ये तो पेमेंट के वक्त है। और जरूरी है क्या बेटा, एक चीज समझ, कौन सा खर्चा अलाउड है नहीं अलाउड है समझ। जो खर्चा रेगुलर बेसिस पे होगा या जो इनकम रेगुलर बेसिस पे होंगी वो अलाउड है। जैसा एग्जांपल के तौर पे तू खरीदते वक्त नेगोशिएट करेगा ही करेगा, बल्क में खरीदेगा ही खरीदेगा, ये सारे गांव में अप्लीकेबल है। बट जरूरी है क्या मैं अर्ली पेमेंट करूंगा? और एक चीज समझो, वो वाले खर्चे, वो वाले एक्सपेंडिचर्स अलाउड है वैल्यूएशन के अंदर में, या वो वाले अमाउंट्स अलाउड है वैल्यूएशन के अंदर में जो हर कोई कर रहा है। ट्रेड डिस्काउंट हर कोई मिलता है, हर एक को मिलता है। नेगोशिएशन डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट हर एक को मिलता है। बट हर कोई अर्ली पेमेंट करता है क्या? अगर मेरे को देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे को इस इंटेंशन से भी करना है ना कि मेरा अकाउंटिंग, मेरा कैलकुलेशन मेरे कॉम्पिटिटर के साथ में मैं कंपेयर कर सकूं। हो सकता है कि कैश डिस्काउंट मैं लेता बट मेरा कॉम्पिटिटर नहीं लेता है, तो कंपेरेबल स्टेज में आएंगे क्या वो दोनों? तो शुड आई कंसिडर कैश डिस्काउंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल? नो, इट विल नॉट बी कंसिडर, क्योंकि एक जन लेगा दूसरा लेगा ये जरूरी नहीं, और हर बार हम अर्ली पेमेंट करेंगे ये भी जरूरी नहीं है ना। हर बार हम भी हमारे रिकॉर्ड को अगर कंपेयर करना चाहते, इस महीने के रिकॉर्ड को मैं पिछले महीने के रिकॉर्ड से कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो इस महीने अर्ली पेमेंट है बट पिछले महीने अर्ली पेमेंट नहीं थी, तो अगर मैंने एक महीने का कैश डिस्काउंट कंसिडर किया, एक में नहीं किया, तो वो कंपेरेबल स्टेज में रहेंगे क्या? तो हम कैश डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। ये समझा क्या? बॉडी में गया क्या? अब आप बोलोगे सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कैश डिस्काउंट कंसिडर होता है। हाँ होता है, बट वो कॉस्ट में से कम होता था कि वो अलग से रिकॉर्ड होता था? और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग से इंटेंशन है कि कैलकुलेशन से इंटेंशन है? कैलकुलेशन इज द इंटेंशन, राइट? तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे कौन से? कैश डिस्काउंट को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर होता था, याद कर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर होता था। गया क्या बॉडी के अंदर? यस और नो? आराम से इसको पचाओ, आराम से इसको पचाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये दोनों एडजस्टमेंट समझ में आए, ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर, ये 3 एडजस्टमेंट क्लियर है, क्या करना है? आगे बढ़ो। उसके बाद है नेक्स्ट आइटम है हमारा सब्सिडरी। सब्सिडी और ग्रांट या इंसेंटिव होता है ना, अगर एक मिनट, सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कई बार कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है कि आप ये प्रोडक्ट को यूज करो, हम आपके पैसे कम करेंगे, टैक्स छोड़ देंगे। जैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप डायरेक्ट क्रूड ऑयल से बनाओगे, ठीक है, बट आप अगर उसमें इथेनॉल मिलाओगे
क्या बोल रहा हूँ मैं, इथेनॉल तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आपको पता है कि आज की तारीख में आपका डीजल पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिला हुआ रहता है। इथेनॉल क्या है पता है क्या, बायोफ्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल। वो जमीन से नहीं निकाला जाता, झाड़ वाड़ को सड़ा वगैरह के बनाया जाता है। तो बेसिकली इथेनॉल जो रहता है इट कैन वर्क एज अ फ्यूल, बट उससे थोड़ा सा इंजन की लाइफ कम होती है, हल्का सा। अगर आप पूरा इथेनॉल पे गाड़ी चलाओगे तो इंजन जल्दी बैठ जाएगा, बट थोड़ा सा मिक्स रहा तो काम चल जाता है, काम चल जाता है। तो इथेनॉल के साथ में लोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो आपको नहीं लगता ऐसी सब्सिडी आपको रिसीव हुई तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होगा? ऐसी सब्सिडी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपका मटेरियल का कास्ट कम होगा, तो वैल्यूएशन इट विल बी अलाउड। एनी सब्सिडी ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेसेस। लॉजिकल है, रटना नहीं, लॉजिकल है भाई। इस मटेरियल का कास्ट कम होता नहीं होता, अगर होता तो डिडक्ट होगा, अलाउड, अगर नहीं होता तो डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नाउ लेट्स कम टू, ये अभी तक हमने जो पढ़े वो हमको मिले हुए फायदे थे, हमको डिस्काउंट हमारा फायदा है, सब्सिडी हमारी फायदे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ये हमारे ऊपर खर्चे, ये हमारे इनकम है कि अभी हमारे एक्सपेंसेस है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस विल बी आर एक्सपेंसेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस विल बी आर एक्सपेंसेस। तो अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में हम क्या देख सकते हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स वगैरह है। रोड टैक्स के अंदर में अगर आप बात करो तो क्या लागे है, रोड टैक्स, टोल टैक्स आप भर रहे हो तो वो माल को अपने तक पहुंचाने का खर्चा है ना, वो माल को अपने तक पहुंचाने का खर्चा है। तो आपको नहीं लगता इट विल बी एडेड, इंक्लूड होंगे? सिंपल भाषा में इट विल बी इंक्लूडेड। इट अगर नहीं लिया तो ले, देख समझ, जो चीज तूने ले ली और लेने की जरूरत है तो उसको दोबारा ऐड करेगा क्या? जो चीज तेरे को लेना है और ऑलरेडी कॉस्ट में एडेड है तो तू दोबारा ऐड करेगा क्या? अच्छा, जो चीज तेरे को नहीं लेना है और वो नहीं ली है तो क्या तू दोबारा माइनस करेगा क्या? समझ, वही चीज ऐड होंगी, वही चीज माइनस होंगी जो नहीं हुई है और होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है और होनी चाहिए थी। समझा ना क्या बोला मैंने? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि फिगर्स में कई बार क्वेश्चन में क्या फिगर लिखी रहेंगी उस पर भी निर्भर कर जाएगा। चल आगे बढ़। अगला क्या है, जीएसटी। जीएसटी आपका शुरू नहीं हुआ होगा ना, जीएसटी शुरू हुआ है क्या? नहीं, पर पता है, फिर भी मेरा काम है बता देता हूँ। एक बार का मैं भी आपको ज्ञान दे देता हूँ जीएसटी से रिलेटेड। सुन लो, सुन लो, बॉडी के अंदर ले लो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है वगैरह। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत बोलना बस, ठीक है? टैक्स लेवी ऑन एनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? देख, जीएसटी तीन प्रकार के, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इज इंटरनेशनल गुड, नहीं, इंटर 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 स्टेट रहता है एक्चुअली, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ नाम है उसका, ठीक है? हाँ, इंटर स्टेट रहने का उसने। अब 2 मिनट सुन, 2 मिनट सुन, 2 मिनट सुन। इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसा क्यों, ऐसे अलग अलग नाम क्यों है? पहले इसका लॉजिक समझते फिर हम देखते करना क्या। पहले लॉजिक समझते कि इन तीनों के अलग अलग नाम क्यों है, फिर उसके बाद में हम कंसेप्ट समझते। ठीक है, ये अपना देश, ये मेरा देश, ठीक है? ये है महाराष्ट्र, ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है, मान लेना महाराष्ट्र आइए, ठीक है? थोड़े बहुत इधर उधर के स्टेट की बॉर्डर अपन ने अंदर ले ली होंगी या अपनी छोड़ दी होंगी तो दिल पे मत लगाना, ठीक है? ये यहाँ पे अपना नागपौ, क्या है? नागपौ, ठीक है? और ये यहाँ पे अपना मुंबई, ठीक है? ये मुंबई है, ठीक है? अब माल अगर मुंबई से नागपुर बेचा तो इट इज विद इन स्टेट, इट इज विद इन स्टेट। तो इफ इट इज प्रोडक्ट, इफ अ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन स्टेट, उस पर लगता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। यानी अगर 18% का जीएसटी है, अगर 18% का जीएसटी है तो 9% का एसजीएसटी लगेगा और 9% का सीजीएसटी लगेगा, ठीक है? आया ना? इफ इट इज सोल्ड विद इन स्टेट, इफ इट इज सोल्ड विद इन स्टेट, सेम स्टेट में बेचा तो, सेम स्टेट में बेचा, पक्का, श्योर, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर मान लो ये माल मैंने बेचा चेन्नई में, चेन्नई कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु, ठीक है? ये यहाँ कहीं तमिलनाडु आएगा, ठीक है? जो भी है वो, हाँ, कहाँ पर? मैंने डॉट तो बनाया नहीं, मैंने तो सिर्फ स्टेट बनाया। अच्छा, कहाँ यहाँ, कहाँ, अरे रे,
अपना भूगोल वैसी गोल है, ठीक है, महाराष्ट्र तक के, ठीक है। चलो ये यहाँ पे है चेन्नई, जो भी है यहाँ चेन्नई है, ठीक है, तमिलनाडु में बेचा, अब माल यहाँ से यहाँ बेचा, तो हैव यू सोल्ड इट विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट? तो इस पे लगता है IGST, वो पूरा 18% लगता है, इसका ब्रेकअप नहीं है एक्चुअली। इस पे IGST क्यों लगता है, एक मिनट समझो, IGST क्यों लगता है समझो तो आपको समझेगा तीन टैक्सेस क्यों है, तीन टैक्सेस क्यों है। अगर ये माल विद इन स्टेट बिकता है तो बिका तो इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा हिस्सा, नहीं तो पहले क्या होता था, वैट लगता था, स्टेट वैट सेंट्रल वैट ऐसा अलग अलग लगता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी भी उन्होंने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू ले लेंगी, अगर सेम स्टेट में है तो दिक्कत नहीं है। बट अगर वो माल दूसरे स्टेट में बिकता है ना, तो सेंट्रल तो अपना शेयर रख लेगा, सेंट्रल अपना 9% शेयर तो रख लेगा, इसमें से 9% जो शेयर है वो सेंट्रल रख लेगा। बट झगड़ा होता है ये 9% का, ये 9% किसको दूं, महाराष्ट्र को दूं या तमिलनाडु को दूं? ये सेंट्रल रख लिया, बट ये किसको दूं, महाराष्ट्र को या तमिलनाडु को? दोनों झगड़ेंगे आपस में, महाराष्ट्र वाला बोलेगा माल तो मेरे इधर से गया, तमिलनाडु वाला भी बोलेगा कस्टमर तो मेरे पास था, तो ये रेवेन्यू किसका, इस पर झगड़ा होता है। इसके ऊपर में क्या होता है, कैसा होता है, आपके टैक्स के टीचर्स आपको बता देंगे, ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये दो अलग अलग स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इट इज नॉट टर्म्ड एज स्टेट GST, इट विल बी टर्म्ड एज सेंट्रल स्टेट का मिला के IGST। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये मिलेगा किसको, ये राइट किसके पास में डिसाइड करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक रूल है, मैं मेरे को एक्चुअली नहीं पता, आई थिंक द रूल इज कि जो प्रोडक्शन स्टेट रहता है उसको मिलता है, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट रहता है ना वो उसको मिलता है, या शायद जो रिसीविंग स्टेट, वो इसलिए मैं बोला ना टैक्स के टीचर आपको बता देंगे। अरे मैं निकल चुका था जब GST आया ना, मैं निकल चुका था वहाँ से, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मेरे को आइडिया नहीं है इसका, मैं सीधा बोल रहा हूँ, काय को झूठ बोलूँ, काय को झूठ बोलूँ, बोला ना, अपने को नहीं पता, नहीं पता। आगे बढ़ूँ यहाँ से, आगे बढ़ूँ यहाँ से, पक्का श्योर, कोई दिक्कत? तो CGST SGST और IGST में कोई डाउट है? टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। अब ये हो गया एक कंसेप्ट, ठीक है, इसका मीनिंग, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। इसके दूसरे कंसेप्ट, नहीं एक मिनट, इसको डिलीट नहीं करते, इसको अलग रख देते, अलग रख, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको बगल में कर दो। अब एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है GST क्रेडिट, GST क्रेडिट। ना व्हाट इज दिस GST क्रेडिट मींस, ये समझो, क्योंकि अगर आपका GST हो जाता तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, बट ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, CBSE वालों ने ये 12th में पढ़ रखा है, अपने 12th में नहीं 11th में पढ़ रखा है, बट हमारे क्लास में कोई CBSE वाला नहीं है राइट नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो क्या होता है वो बोलो हमको तो आता आगे बढ़ नहीं। चलो अब क्या होता है, क्या होता है, जैसा मैंने माल खरीदा, से एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव बॉट अ प्रोडक्ट, आई एम बायर, ठीक है, आई एम बायर मतलब कृष्णा, मैं कृष्णा की बात कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपये का, कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, 100 रुपये का। आई एम मेकिंग थिंग्स ईजी, मैं GST रेट 10% ले रहा हूँ, मैं GST रेट कितना परसेंट ले रहा हूँ, 10, वो एक्चुअली 10% नहीं रहता, वो 18, 9 अलग अलग रेट है अलग अलग प्रोडक्ट का। जस्ट टू मेक कैलकुलेशंस इजी मैंने उसको 10% लिया। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बच्चे आते सर आपने 10% GST कैसे लिया, अरे मैंने तेरे को कैलकुलेशन आसान रखने के लिए 10% लिया, ठीक है। मान लो ये जो प्रोडक्ट है, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो पड़ रही है मान लो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का है। बट जब मैं पेमेंट करूंगा तो आपको क्या लगता है, पेमेंट हम 10,000 रुपये करते हैं कि GST जोड़ के करते हैं? अगला वाला आपसे कलेक्ट करेगा 11,000 रुपये, आप अगला वाला आपसे कितना कलेक्ट करेगा, 11,000, वो बोलेगा GST लगता है। लेट इट बी एनी GST, हमारे को तो 11,000 से मतलब है, लेट इट बी CGST SGST IGST, कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। लॉ टेक्निकली टैक्स के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स के टीचर बताएंगे। CGST रहा तो क्रेडिट मिलता नहीं मिलता, किसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलता, वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाते हैं टैक्स के, वो आपको टैक्स के टीचर बता देंगे। मैं बोल रहा हूँ वो GST है, लेट इट बी GST, सिंपल GST, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं रखूंगा कि बेचूंगा? ऑफकोर्स आई विल सेल, मैंने बेच दिया इसको मैंने सेल कर दिया। से एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट जोड़ के मैंने 15,000 रुपये में बेच दिया। 5,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा मैंने, 10 में 5,000 का प्रॉफिट जोड़ा तो मेरा GST इस पे, अच्छा बेचते वक्त भी तो मैं GST कलेक्ट करूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितने भी परचेज सेल के गुड सर्विस के ट्रांजैक्शन है अपन को GST चाहिए। तो अगर मैं बेच रहा हूँ तो अगले वाले पे GST की चोट पड़ेगी, कितने की चोट पड़ेगी उसको, 1,500 की।
तो वो कितने की पेमेंट करने वाला है, वो कितने की पेमेंट करेगा, 16,500। 16,500 क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा अब मेरे को बताओ नेट ऑफ गवर्नमेंट को मैं कितना टैक्स पे करूंगा, जीएसटी पेएबल बाय मी, पेएबल बाय कृष्णा कितना है, कृष्णा ने जो कलेक्ट किया वो पे करेगा ना। कृष्णा ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, जवाब दो। डोंट यू थिंक जीएसटी कलेक्टेड बाय कृष्णा इज 1,500 रुपए, जीएसटी कलेक्टेड बाय कृष्णा इज 1,500 रुपए, बट डोंट यू थिंक जीएसटी ऑलरेडी पेड बाय कृष्णा इज 1,000। सर 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 पर ये कृष्णा ने जीएसटी गवर्नमेंट को थोड़ी पे किया, कृष्णा का सप्लायर था राहुल, राहुल ने माल बेचा तो टेक्निकली कृष्णा ने ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया कि राहुल को पे किया है, बट राहुल इन टर्न राहुल विल गोइंग टू पे दिस जीएसटी टू गवर्नमेंट, इन टर्न राहुल विल गोइंग टू, जैसा अभी मैं करने वाला हूँ, जैसा अभी मैं करने वाला हूँ वैसा राहुल भी करेगा कि भाई मैंने कलेक्ट किया 1,500 रुपए, जिसमें से मैं राहुल को ऑलरेडी 1,000 रुपए पे कर चुका हूँ, तो मैं इसको बोलूँ जीएसटी पेड। मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे किया, राहुल को पे किया, राहुल वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, राहुल वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, तो अभी मैं गवर्नमेंट को कितना रुपया पे करूंगा, 500। जैसा मान लो राहुल ने जो प्रोडक्ट खरीदा है, राहुल ने जो प्रोडक्ट जो मेरे को बेचा है, राहुल के लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट 0 थी, मान लो उसके लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट 0 थी, तो उस पर जीरो जीएसटी नहीं लगा, बट उसने जब मेरे को बेचा है तो उसने तो 10,000 में बेचा है ना, जिसके ऊपर राहुल ने जब जीएसटी लगाया वो 1,000 रुपए का लगाया, तो उसने मेरे से टोटल 11,000 रुपए कलेक्ट किए। अब राहुल का जीएसटी कलेक्टेड 1,000 है, जीएसटी पेड 0 है, तो राहुल गवर्नमेंट को पूरे 1,000 रुपए पे कर देगा ना, राहुल गवर्नमेंट को पूरे 1,000 रुपए पे कर देगा, गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, 1,000 रुपए राहुल से आ गए, 1,000 रुपए राहुल से आ गए, 500 रुपए कृष्णा से आ गए, गवर्नमेंट को उनका 1,500 जीएसटी मिल गया ना, गवर्नमेंट को उनका, ये समझा बॉडी के अंदर गया क्या, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं, आपके दिमाग में आ रहा होगा गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया सर, आप 500 ही दे रहा, गवर्नमेंट का 1,000 का नुकसान है, नहीं, 1,000 रुपए राहुल देगा। अब राहुल ने किसी से माल खरीद के बेचा होगा, तो राहुल ने जितना प्रॉफिट जोड़ा उतना प्रॉफिट राहुल देगा, राहुल के पहले वाला बंदा बचा हुआ गुडविल, बचा हुआ जीएसटी गवर्नमेंट को देते रहेगा, तो ये चेन चल रही है, ये चेन चल रही है जीएसटी की, जिसने पहली बार माल बनाया उसको जेब से देने पड़े, बट आखिरी वाले पे ट्रांसफर करते गए, वो फिर वो एक्चुअली वो भी जेब से देता है तो वो भी ट्रांसफर करता है, जीएसटी फाइनल कंज्यूमर पे एप्लीकेबल होता है, जीएसटी का खर्चा किस पे लगता है, एंड कंज्यूमर पे, वो ट्रांसफर, देखो ना ट्रांसफर कर दिया, मेरे को तो माल पड़ा, मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा माल का खर्चा कितना है, मेरा 10,000 का माल 15 में बिका है, 5,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का माल 15 में। अब मेरे को बताओ योर क्लोजिंग, योर वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल शुड बी एट 10,000 और 11,000, 11,000 पे क्यों, तेरे को तो 1,000 रुपए का क्रेडिट मिलने वाला है ना, 1,000 रुपए का क्रेडिट तेरा जीएसटी का मिलने वाला है, सोच के देख, योर वैल्यूएशन शुड नॉट बी एट 10,000, सॉरी शुड नॉट बी एट 11,000, क्योंकि 1,000 रुपए का जीएसटी क्रेडिट मिलने वाला है ना तेरे को, ये जो आपने जीएसटी माइनस किया ना, जीएसटी पेड बोल के, दिस इज टर्म्ड एज जीएसटी क्रेडिट, तेरे को क्या मिल गया इसका, जीएसटी क्रेडिट, तेरा उतना माल उतना पैसा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का कम हो गया, तो वो 1,000 रुपए टेक्निकली इट इज एडवांस ना, इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट इज एडवांस टू द गवर्नमेंट, इट इज एडवांस पेड टू द गवर्नमेंट, यस और नो। तो मेरा एक सवाल बताओ, जीएसटी जो है वो मैं मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करूं कि छोड़ दूं, छोड़ दिया, it is excluded from the cost of purchase if credit for the same is available, if the credit for the same is available, अगर आप क्रेडिट ले सकते हो तो एक्सक्लूड, बट अगर आप एंड कंज्यूमर हो तो क्रेडिट ले सकते हो क्या, आप अगर माल आगे बेचोगे तो क्रेडिट ले सकते हो, बट अगर आप एंड कंज्यूमर हो तो क्रेडिट ले सकते हो क्या, समझा क्या, समझा क्या, आपने लैपटॉप खरीदा है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, खुद के पर्पस के लिए, आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, उससे कोई कमाई नहीं कर रहे हो, तो आप एंड कंज्यूमर हो गए लैपटॉप के लिए, बट ये जो मेरा लैपटॉप है ये प्लेजर के लिए कि बिजनेस के लिए, ये लैपटॉप प्लेजर है या बिजनेस, तो मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ ना, जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपसे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ वो जीएसटी इस प्रोडक्ट से मैं माइनस कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट के जीएसटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया एंड कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। तो चाहे फिर वो इंटीग्रेटेड स्टेट जीएसटी रहे या सेंट्रल रहे, सब it is excluded only if credit for the same is available, excluded only if input credit is available for the same. I hope आपको समझ में आया।
अब किसका किसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलता है ये थोड़ा सा ट्रिक है। किसका किसके अगेंस्ट, स्टेट का स्टेट में मिलता है, सेंट्रल का सेंट्रल में मिलता है, स्टेट सेंट्रल आपस में भी मिल जाता है, बट आईजीएसटी को लेके थोड़े से मानते हैं, क्योंकि दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। क्या हो जाता है, दो स्टेट का। पढ़ोगे आप ये सब, कहाँ पढ़ने वाले? क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाओ आगे। ठीक है, अगला क्या है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम क्या बोलेंगे, कस्टम। कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चलो आ जाओ, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा देश, मेरा देश, ठीक है, ये हमारा देश है। अब कस्टम ड्यूटी कब लगती? कस्टम ड्यूटी कब लगती? जब अपन माल विदेश से बुला रहे। दो हो सकती कस्टम ड्यूटी कब लगती, जब हम माल विदेश से बुला रहे। जैसे ये अपना वेसल है, वेसल बोले तो I can learn to understand you much better if I can get familiar with the. अभी एक शिप अपना स्विस कैनल में फंस गया था, आपको पता ही होगा कौन सा था। शिप का नाम क्या था? एवरग्रीन। एवरग्रीन था शिप का नाम, क्या था? एवरग्रीन। चलो, तो वो शिप जैसा स्विस कैनल में फंसा वैसा ही अपना भी फंसा के निकल के आ गया। अब मेरे को बताओ, ये माल अपने देश में आ रहा है, इसके ऊपर में माल ये गेटवे से अंदर आने से पहले इसके ऊपर में अपन ने कस्टम ड्यूटी लगाए। इन सिंपल टर्म यू कैन से इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी दो होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और ये जो कस्टम ड्यूटी है ये माल पे लगाई आपने। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये कस्टम ड्यूटी क्यों लेवी की जाती है? कस्टम ड्यूटी क्यों लेवी की जाती है? उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट जो मेजर कारण हो सकता है कि भाई मैं इंपोर्ट पे ड्यूटी तभी लगाता हूँ जब वो माल इंडिया में भी अवेलेबल है, वो मटेरियल तेरा इंडिया में भी अवेलेबल है, बट तू बाहर से बुला रहा है। कोई भी कारण हो सकता है, क्वालिटी, सस्ता या जो भी है। अब समझो, अगर सस्ता होगा तो आपको नहीं लगता डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाएगा उसके वजह से? चाइना डंप करता है, डोमेस्टिक मार्केट को हैम्पर करता है, तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए उसका प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ा देंगी, अगर उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे तो आपको नहीं लगता चाइना डंप कर पाएगा क्या? नहीं। अगर आपको पता है कि फॉरेन से कार पूरी इंपोर्ट हुई तो गवर्नमेंट उस पर 100% सब्सिडी लगाती है, इंपोर्टेड कार पे 100%। क्यों? गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट मेक इन इंडिया। तू यहाँ ला के बना, तेरे को 15% का टैक्स लगेगा, बट तू विदेश से पूरी असेंबल करके लाएगा तो 100% का टैक्स है, क्योंकि उसने असेंबल किया और बेच दिया। उसने असेंबल किया और बेच दिया। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ, यहाँ पे ना गवर्नमेंट को ढंग से उसका कोई, तू 100% टैक्स दे दे, बेच दे, कोई परेशानी नहीं हमको। तो इट इज़ टू वो। तो आपको नहीं लगता ये कस्टम ड्यूटी जब तक मैं पे नहीं करूंगा मटेरियल मेरे तक आएगा ही नहीं? कस्टम ड्यूटी अगर मैंने पे ही नहीं किया तो मटेरियल मेरे पास आएगा ही नहीं। तो आपको नहीं लगता इट हैज़ टू बी एडेड? कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही वो गवर्नमेंट का इंटेंशन जो भी है, बट मेरे लिए तो वो खर्चा है ही ना, मेरे को तो भरना ही है। तो क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी इज एडेड विद द परचेज कॉस्ट। इफ इट इज इंपोर्ट आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उसको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट है, एसेट का कॉस्ट है, उस रॉ मटेरियल को बुलवाने का उतना खर्चा हमको अप्लीकेबल है। आई होप आपको समझ में आया। पक्का, श्योर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? बढ़ो आगे। अगला है डिम्यूरेज। डिम्यूरेज, अब पेनल्टीज पे आ जाओ। पेनल्टीज, बढ़े आगे। पहला है डिम्यूरेज। डिम्यूरेज क्या होता है? डिम्यूरेज का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता यू नॉट गोना बिलीव, यू नॉट गोना बिलीव। आपको पता है आयरन बार्स वगैरह होते हैं? मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया था, नागपुर की कंपनी है, नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रीजंस, आपको भी पता चलेंगे, यू कैन नॉट से नेम इन पब्लिक ऑफ दैट कंपनी जिसके आपने ऑडिट किया। बट उनका काम था आयरन बार्स। देखे होंगे ना आपने, कभी रोड पे जाते होंगे तो कंटेनर के ऊपर में आयरन बार रहते हैं, आयरन बार रखे हुए रहते हैं, वो रॉ मटेरियल रहता है ना आयरन बार का, वो ट्रांसपोर्ट करने का था। तो आप चाहो तो वो ट्रक्स के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रेन में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रेन प्रोवाइड यू फैसिलिटी ऑफ कैरेज। आपको पता है कि अगर माल ट्रेन अगर आपके स्टेशन पे आ गई, एक बार ट्रेन स्टेशन पे आ गई, तो आपके पास में 3 या 6 घंटे का टाइम होता है वो माल अनलोड करने का। अगर आपने उसको उस लिमिटेड टाइम के अंदर में अनलोड नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगती है, आपके ऊपर में पेनल्टी लगती है पर डे के हिसाब से, पर डे पर टन के हिसाब से वो पेनल्टी लगाना चालू करते, पर डे पर टन के हिसाब से वो पेनल्टी लगाना चालू करते। जिस फर्म का मैंने ऑडिट किया था उस फर्म के अंदर में ये डिमोग्रेज चार्जेस साल भर के 12 करोड़ रुपए थे। 12 करोड़ रुपए वो रेलवे वालों को डिमोग्रेज चार्जेस भरते थे। मैं बोला साला तुम 12 करोड़ रुपए भरते हो, वो पागल हो गए, टाइम से क्यों नहीं गाड़ी खाली करते? अब इसमें भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है।
ट्रेन लेट हो गई तो पहली बात तो इंडियन रेलवे टाइम पे पहुंचती क्या? 10 बजे का टाइम है और वो भी मालगाड़ी, हाँ वो भी मालगाड़ी। 10 बजे का टाइम है, मैं 10 बजे पूरे ट्रकों की लाइन लगा के खड़ा हूं। ट्रेन 3 दिन बाद आई तो 3 दिन तक के तो वो जो ट्रक है मेरे वो एंगेज हो गए। अब वो ट्रक अगर, क्योंकि भाई कंटेन ट्रेन से आ रहा है माल तो मैंने इक्का दुक्का माल तो नहीं बुलाऊंगा ना, 12-12 10-10 कंटेनर ही मेरे होंगे उसके अंदर में। अब वो 10 कंटेनर का माल लोड अनलोड करने के लिए मेरे को 10 ट्रक तो लगेंगे मिनिमम। अरे ट्रक की कैपेसिटी और ट्रक की कैपेसिटी में भी फर्क है। अरे 10 कंटेनर उसको लगते तो शायद 30 ट्रक मेरे को लगेंगे माल अनलोड करने के लिए। अरे 30 ट्रक अगर मैं लाकर रख दूं उसके टाइम डिमोग्रेज चार्जेस बचाने के चक्कर में, तो वो तो मेरी लग जानी है, वो तो मेरी लग जानी है, बराबर है। तो बोले हम 12 करोड़ देते बोले। अब बोले बीच बीच में हमको ये समझ में आया कि साला ट्रेन से बुलाना महंगा पड़ता, रोड से भेजना सस्ता पड़ता। इसलिए आपको मालूम है कि वो आयरन बास कभी ट्रक से नहीं जाते, ट्रेन से नहीं जाते। फैसिलिटी अवेलेबल है बट वो कैसे जाते, फिर भी रोड से जाते, यही कारण की वजह से, क्योंकि उसको लोडिंग अनलोडिंग को टाइम लगता। कोल आसान है अनलोड करना, कोल में क्या है, क्रेन वेन की जरूरत नहीं है, सीधा टप से मारते कोल अनलोड होना चालू हो जाता वहां पे। कोल को लोडिंग अनलोडिंग आसान है, ट्रेन जल्दी खाली हो जाती है उसमें। बट ये आयरन बाज उठाना पड़ता, वहाँ क्रेन भी लगती है एक, वहाँ क्रेन भी ले जाना पड़ता, परवड़ता नहीं इन लोगों को। फिर वो क्रेन रखी तो ऊपर में केबल रहते ट्रेन वेन के, तो ये लोग करते, तो ये डिमोग्रेज चार्जेस पे करते थे उसके। मैं क्या करूँ बोले सर, वो जमशेदपुर वाला ट्रेन में ही माल भेजता, उसको ट्रक का समझता इतनी, बोले वो ट्रक में माल भेजता इतनी। जमशेदपुर में जहाँ वो रॉ मटेरियल रेडी होता था वो कंपनी ट्रेन में ही भेजती, बट ये लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये ट्रेन से नहीं करते थे, ये लोग ट्रक से ही। 120 ट्रक थे उनके पास में। कितने ट्रक थे उनके पास में? 120। नागपुर में एक फर्म है, नागपुर में फर्म है जो 12 करोड़ डिमोग्रेज चार्जेस देती है। समझो नागपुर में भी धंधा अच्छा है, करते आना चाहिए, करते आना चाहिए, जो भी है। तो मेरे को बताओ ये पेनल्टी क्या है, ये नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है? ये जो पेनल्टी लग रही है लेट अपलोडिंग लोडिंग की वजह से लग रही है, शुड इट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल की एबनॉर्मल लॉस है? दिस इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट, दिस शुड नॉट बी एडेड, दिस शुड नॉट बी एडेड। इसकी वजह से तेरी कॉस्ट नहीं, तू प्लान कर। थियोरिटिकली इन लोगों का बोलना क्या है कि तू प्लान कर, तेरा वो कॉस्ट लगना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एग्री, बट थियोरिटिकली बोलना क्या है इनका कि एबनॉर्मल लॉस है, तेरी गलती है, इससे मटेरियल की कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी। मेरे हिसाब से तो भाई 6 घंटे में वो ट्रक खाली नहीं हो सकता, वो कंटेनर खाली होने को 3 दिन कम से कम लगते, वो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा माल उसके अंदर में भरे हुआ रहता। कोयला खाली करना अलग बात है, बट वो कंटेनर खाली नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से। डिटेंशन चार्जेस एंड फाइन, डिटेंशन चार्जेस एंड फाइन मतलब अगर कोई माल जब्त हो गया होता है ना, अगर आप लोग अगर बिना चालान, बिना, अभी बताया ना डिलीवरी चालान, बिना डिलीवरी चालान के अगर आपका ट्रक जाता है तो मामू लोग खड़े रहते हैं। क्या लगता है वो मामू लोग जो चार्जेस लेंगे, वो डिटेंशन पेनल्टी फीस वही सब चार्जेस है ना? कई बार माल जब्त हो जाता, क्या इससे आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ना चाहिए कि इट शुड नॉट? ये तो क्या है बोलेगा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, तू प्लान कर, तू सही तरीके से काम कर, क्योंकि अगर अलाउ कर दिया, वो कॉस्ट में अलाउ कर दिया, तो ये लोग क्या करेंगे, चल वो भी खर्चे में मान के जोड़ लिए, कर ले, देना ही पड़ता, सिस्टम में आ जाएगा, वो अननेसेसरी सिस्टम में आ जाएगा कि रिश्वत देनी पड़ती, इसलिए नॉट अलाउड, नॉट इंक्लूडेड। सेम पेनल्टी इज नॉट इंक्लूडेड। फाइन, पेनल्टी, these are all abnormal charges, these are all abnormal cost, and abnormal cost should not be included in your cost of material. Normal can be, abnormal cannot. बढ़े आगे, बढ़े आगे यहाँ से। हाँ या ना, पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। दिस एक्सपेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जरूरत नहीं है, मैं पेनल्टी भर रहा हूँ, जरूरी नहीं मेरा कॉम्पिटिटर भर रहा हूँ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस चार्जेस क्या लगे, इंश्योरेंस तो लगेंगे, कॉस्ट को वो ऐड होता है, इट इज एडेड, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा। ब्रोकरेज कमीशन, उसके बदल माल ही नहीं मिलता, वो भी कॉस्ट में ऐड होता है, ब्रोकरेज कमीशन भी कॉस्ट में ऐड। फ्रेट इन्वर्ट तो होगा ही, माल ही नहीं पहुंचेगा मेरे तक, माल ही नहीं पहुंचेगा मेरे तक, बराबर है ना। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जरा इसको समझते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स मतलब क्या होता है, सुन 2 मिनट सुन। मैंने माल बुलाया, मैंने चाइना से माल बुलाया, अब चाइना से माल ऐसा खुला तो आएगा नहीं, या खोखे में आएगा कि बराबर लोहे के कंटेनर्स वगैरह में आता है। अब वो कंटेनर में जो आता है, वो कंटेनर के जब आप माल खरीदते हो तो कंटेनर के पैसे आपके बिल में जोड़े जाते हैं। माल 80,000 रुपये का कंटेनर है एग्जाम्पल के तौर पे, वो 80,000 रुपये आपके जैसा आपने 10 लाख का माल खरीदा, कितने का माल खरीदा, 10 लाख का कंटेनर है 80,000 रुपये का, तो व्हाट अमाउंट यू विल हैव टू पे, 10,80,000।
कितना पैसा पे करना पड़ेगा आपको? 10,80,000। एक बार माल ले लो, माल खाली कर लो, आप कंटेनर वापस कर लो, आपको 80,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। आप कंटेनर वापस कर दो, आपको 80,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर आप कंटेनर वापस नहीं करते हो तो आपके 80,000 रुपये गए, आपके 80,000 रुपये गए। समझा क्या क्या बोला मैंने कंटेनर को लेके? अरे एक सिंपल एग्जांपल बताओ ना, आपने कंटेनर का प्रोडक्ट खाया है, पिया है, कांच की बोतल याद है क्या कोल्ड ड्रिंक की? कांच की बोतल क्या थी? खोला, पिया, छोड़ दिया। बट अगर कांच की बोतल लेके जाते थे वो बोलता था ना पैसे लगेंगे। कांच की बोतल अगर आप ले जाते थे तो अगला वाला क्या बोलता था? उसके पैसे लगेंगे, क्योंकि वो कांच की बोतल रीयूज होती थी। इट इज कंटेनर ओनली ना, दैट कोल्ड ड्रिंक का कांच का बोतल इज कंटेनर ओनली। प्लास्टिक का आगे आजकल थोड़ा सा दिक्कत है, बट प्लास्टिक का बोतल भी बिकता है, आपको पता है क्या? ऐसा घुरो मत, आप प्लास्टिक का बोतल जमा करो, 15 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। आपने बट उसका भी वो वेराइटी अलग अलग है जिसके ऊपर लिखा रहता है। प्लास्टिक बैन हुआ है बीच में अपने देश में, उसके बाद भी चल रहा है, तो उस पर कंडीशन है आप वही प्लास्टिक यूज कर सकते हो जो रिसाइकेबल है एंड विच कैन बी सेल एट अ रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर केजी। आप बेच रहे हो तो आगे वाले को खरीदना भी पड़ेगा, आप बेच रहे हो तो अगला वाला खरीदेगा भी। तो इससे कचरा चुनने वालों का तो फायदा हो ही गया, कम कुछ हुआ ना हुआ हो, देश आत्मनिर्भरता की तरफ ऐसे तो बढ़ ही गया है, ठीक है। तो अरे पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है। एक बार नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट क्या दे दिया कि पकोड़े बेचने वाला भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लोगों ने मजे ले लिया। आपको पता है क्या? आपको एक बात बताता हूँ मैं, मुंबई का किस्सा बताता हूँ। मुंबई में आपको पता है कि कभी गए हो क्या मुंबई? आप लोग कभी गए हो क्या? सुबह सुबह ट्रैवल किए हो क्या? 8 से 10 बजे मेट्रो के बीच में कभी ट्रैवल किए हो क्या? करना, कभी करना, मजा आ जाएंगे। जीवन का एकदम आनंद, परम आनंद आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भीड़ किसको बोलते हैं। अपन ने किए थे एक बार चैलेंज करके, ठीक है, ऐसा मजे ले, मच्छी वच्छी क्या हुआ ना, मेरे से गलती क्या हो गई, एक 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 किस्सा अभी थोड़ा साइडलाइन हो गया। उसमें ना एक कंटेनर पूरा खाली था, एक कंटेनर खाली था, मतलब खाली है, चढ़ जाता, मैं चढ़ा। अगले चौक पे पूरे मच्छी वाले घुस गए उसके अंदर, जे बस यार वो पूरा कंटेनर, मतलब आप समझे खाली क्यों था। पूरे वहां पे जितने लोकल होंगे उनको पता होगा कि इसमें नहीं चढ़ना। अगले चौक पे पूरे मच्छी वाले चढ़ते इसके अंदर में। तो जो पूरा सफर मैंने उस मच्छी मच्छी के बीच में किया ना, परेशान हो गया। हाँ, ये उस वक्त की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जब मैं एक बार सुबह ऑफिस जा रहा था। तो ऑफिस जा रहा था मैं, तो उसी रूट पे था जिस रूट पे पूरा ट्रैफिक था। तो हुआ क्या, वहाँ सुबह समोसे वाला आता, समोसे वाला आता गाड़ी के अंदर, वो टोपला लेके आता। नाश्ता करते नहीं घर पे ये लोग, सब ट्रेन वेन में करते। तो वो टोपले पे 10 रुपए पीस के हिसाब से समोसा बेच रहा था, आज से 6 साल पहले। 10 रुपए, आज जाके नागपुर में 10 रुपए पर पीस समोसा हुआ है। मैं आपको 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 साल पहले मुंबई में 10 रुपए पीस के हिसाब से, यानी 20 रुपए प्लेट के हिसाब से समोसा बेच रहा था। मेरे को थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा, क्योंकि उस वक्त नागपुर में 12 रुपए 15 रुपए का समोसा मिलता था। मैंने फिर भी भूख लगी थी, अपन ने खाए। अपने से रह के नहीं हुआ, ये 20 रुपए में बेच रहा है, अपना दिमाग 20 रुपए में बेच रहा है, कमा कितना रहा है। तो मैंने जरा सा गूगल किया कि समोसे वाले इन मुंबई हाउ मच दे अर्न। तो मेरे को एक आर्टिकल मिला, उस वक्त मेरे को एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर में लिखा था, और वो कुछ हद तक के सही भी लगा मेरे को। मैं बताता क्या था। ये लोग जो समोसास बेचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो वो रहता है टोपले वाला रहता है, वो एक्चुअली इनके सैलरी एम्प्लॉय नहीं रहते। ये लोग खुद समोसा नहीं बनाते। ये लोग क्या करते हैं, एक दुकान से रेडीमेड समोसा खरीदते। दुकान वाला क्या करता है, 1 रुपए पर समोसा इन लोगों को दे देता है। 1 रुपए पर समोसा इन लोगों को देता है, यानी अगर 20 रुपए का समोसा है तो वो 18 रुपए में समोसा दे देता है। ये लोग ले जाके 20 रुपए में बेचते हैं, आके 2 रुपए का वो जो पेडलर्स रहते हैं वो कमाते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट जाग गया, पेडलर 2 रुपए कमा रहा, समोसे बेचने वाला कितना कमा रहा? समोसे बेचने वाला, यू आर नॉट गोना बिलीव, एक टोकले के अंदर में 1000 समोसे रहते हैं। एक टोपले में कितने समोसे रहते हैं? 1000। उसके पास में, हर समोसे की दुकान वाले के पास में मिनिमम 10 पेडलर्स रहते हैं। कितने पेडलर्स बोल रहा हूँ मैं? 10। जस्ट डू द कैलकुलेशन। 1000 रुपए एक जन से कमाया, 1000 नहीं, मैं करके देता हूँ ना। 1000 रुपए एक जन से कमाया इंटू 10 पेडलर्स है, 10,000 रुपए, नहीं हो, सॉरी 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 10,000 यूनिट्स उसने बेचे। कितने यूनिट्स बेच दिए उसने? 10,000 यूनिट्स बेचे, ठीक है, 10,000 यूनिट्स बेचे, ठीक है। अब 10,000 यूनिट्स इनके बिकते हैं हफ्ते में 5 दिन, 5 या 6 दिन मैक्सिमम। सैटरडे संडे सैटरडे थोड़ा सा माल कम बिकता है। लेट्स से मल्टीप्लाइड बाय 20 करते, महीने भर के कितने समोसे बेच रहा है वो? 2 लाख। फेस्टिवल सीजन गिना नहीं मैंने, ठीक है। महीने भर के कितने समोसे बेच रहा है वो? 2 लाख। एक समोसे पे 5 रुपए का प्रॉफिट तो कमाता ही होगा। 5 रुपए, चलो टू मेक कैलकुलेशन इजी हम 5 रुपए कंसिडर करते हैं। उसका महीने भर का प्रॉफिट कितना है? आजकल कई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी रहती है ये साल भर की। नहीं नहीं, बात खत्म नहीं हुई, मजा लो थोड़ा सा। मल्टीप्लाइड बाय 12, साल भर का कितना हो गया?
1,20,00,000। नहीं नहीं, एक मिनट, ये कौन सा माल जो पेडलर्स ने बेचा, उसके अलावा जो काउंटर पे बिक रहा है उसका हिसाब वो अलग। 5,000 अगर पेडलर बेच रहा है तो काउंटर पे कम से कम 3,000 का तो माल बेचेंगे ही, और 3,000 पे जो प्रॉफिट रहेगा वो 5 रुपए नहीं रहेगा, 7 रुपए रहेगा। ओहो, 80 लाख रुपए जोड़ दो सर, ऐसे जोड़ दो सर 80 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ, समोसे बेचने वाला आपसे ज्यादा कमा रहा? तो अब नरेंद्र मोदी ने अगर बेचा बोल दिया कि चाय पे टपरी पे काम करने वाला आदमी भी पैसे कमा रहा है और वो भी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो लोग भड़क गए। नहीं करता है क्योंकि ये लोग काले पैसे में कमा रहे, ये लोग टैक्स नहीं भरते। तो टेक्निकली दोनों सही है। नरेंद्र नहीं, टेक्निकली नरेंद्र मोदी गलत है क्योंकि इन्होंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया क्या? इन्होंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया क्या? नहीं, इन्होंने चोरी की, इन्होंने चोरी की। मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप समझो। ऐसा है, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा कर रहे। हर पॉलिसी गलत नहीं होती है ना, जान जो भी अपन भटक रहे, अपन टॉपिक से भटक रहे। तो चलो आगे बढ़ते। कंटेनर की कास्ट पे बात कर रहे थे अपन, किस पे बात कर रहे थे? कंटेनर की कास्ट पे। अब मेरे को बताओ कंटेनर की कॉस्ट वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट टू इंक्लूड। देख, अगर बात समझ, तू कंटेनर वापस नहीं कर रहा, कंटेनर तेरे को रखना है। जैसा जीरा सोडा की बोतल लो, जीरा सोडा की बोतल लो तो वो वापस होती क्या? नहीं होती। बियर की बोतल लो, वो वापस होती क्या? नहीं होती। बराबर है। हाँ वाह, ये समझ में आया। तो आपको नहीं लगता वो कंटेनर नॉन रिफंडेबल है, तो वो कॉस्ट हो गई मेरी 80,000 रुपये वापस मिलने वाले क्या मेरे को? मेरे को जो लॉजिकल लगा, 10 लाख में से, अब 10,80,000 में से अगर कंटेनर नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, मैं वापस नहीं कर सकता, रखना ही पड़ेगा आपको। खराब हो गया, आपको दे दिया, रख लो। अब तो अब उसकी कॉस्ट मैं वापस नहीं कर सकता, वो तो ऐड हो जाएंगी। वो तो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गई ना, वो तो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गई। बट अगर मैं रिटर्नेबल कंटेनर है, अगर रिटर्नेबल कंटेनर है तो इट शुड नॉट बी कंसिडर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं करना। सिंपल लॉजिक है ना। अगर पैसा वापस मिला है तो तेरी कॉस्ट कम हो गई, नहीं मिला है तो तेरी कॉस्ट बढ़ गई। बट इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती। इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे? आपके पास में 10 कंटेनर आए, इसमें से आपने 8 कंटेनर वापस किए। 10 कंटेनर आए, आपने 8 कंटेनर वापस कर दिए, तो जबरदस्ती कैलकुलेशन करवाएंगे कि 10 में से 8 वापस कर दिए तो 2 कंटेनर की कॉस्ट जोड़, 8 कंटेनर की कॉस्ट मत जोड़। ऐसे क्वेश्चन आने वाले। मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ द रिफंड ऑफ द रिटर्न कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड। जो रिटर्न आया आपको वो कम है विद द अमाउंट पेड, तो देन शॉर्टफॉल विल बी एडेड। सिर्फ 2 कंटेनर, तूने 10 कंटेनर के पैसे दिए, तेरे को वापस 8 कंटेनर के मिले क्योंकि 2 कंटेनर तूने रख लिया। वापस कितना मिला? 8। तो कितना कम मिला? 2। तो ऐड कितना करेंगे? पूरे 10 कंटेनर का पैसा कि 2 कंटेनर का पैसा? समझा क्या? कंटेनर का कॉस्ट कितना ऐड होगा? आई होप यहां तक बॉडी के अंदर गया है। लास्ट टॉपिक, शॉर्टेज। इजीली समझना। शॉर्टेज मतलब लॉस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल या तो एक एब नॉर्मल। क्या क्या 2 लॉस हो सकते हैं? नॉर्मल एंड एब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एंड एब नॉर्मल, ऐसे 2 लॉसेस हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल लॉस की बात करूँ, पेट्रोल की बात करते हैं अपन, काय की बात करते हैं? पेट्रोल आपको पता है इवेपोरेट हो जाता। तो जितने भी पेट्रोल पंप्स वाले रहते हैं उनका थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होता ही है। वो धंधा करना है तो उतना लॉस लेके चलना पड़ता। तो मान लो मैंने पेट्रोल बुलाया 1000 लीटर, मैंने पेट्रोल कितना बुलाया? 1000 लीटर। 1000 लीटर बुलाया 1 लाख रुपए के हिसाब से। 1000 लीटर मैंने बुलाया 1 लाख रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा 50 लीटर का नॉर्मल लॉस है। 50 लीटर का क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। तो मेरा बचा कितना? मेरे पास माल कितने का पहुंचा? 950। अब ये 950 की कॉस्ट कितनी लेंगे हम? 1 लाख में से जैसा 1000 रुपये इसकी है, तो पर लीटर कॉस्ट 100 रुपये हो गई क्या? तो अब मेरे को बता, नॉर्मल लॉस इज नॉट कंसिडर्ड। नॉर्मल लॉस से हमारा नॉर्मल लॉस जो रहता है उससे क्या होता है? नॉर्मल लॉस का जो खर्चा रहता है वो बचे हुए गुड्स उठा लेते। नॉर्मल लॉस का खर्चा जो रहता है वो बचे हुए गुड्स उठा लेते। तो नॉर्मल लॉस का खर्चा माइनस नहीं होता। नॉर्मल लॉस का खर्चा माइनस नहीं होता। तो आप क्या बोलते हो कि जो 1 लाख का खर्चा है वो कितने लीटर का हो गया? 950 लीटर का। तो पर लीटर आपका कितने में पड़ने लग गया? वो कर तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 950 कर कितना होता है? कितना? 1 रुपए 105 रुपए ले लें, 26 पैसे वगैरह, ठीक है जो भी है। तो तेरा कॉस्ट कितना हो गया उस पेट्रोल का? पर लीटर का कॉस्ट हो गया 105 रुपए। हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता नॉर्मल लॉस के अंदर में आपका कॉस्ट बढ़ जाता है? नॉर्मल लॉस के अंदर में आपका कॉस्ट
बढ़ जाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, नॉर्मल रीजंस की वजह से तो गुड्स यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। एक मिनट, मैंने इसका मतलब ये बोला है क्या कि वो डिडक्ट होता है, कि इसका मतलब ये निकल के आता है कि नॉर्मल लॉस इज नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब, इसको ना ऐड ना लेस, आप क्या बोलोगे, कैसा बोलना पड़ेगा, एब्जॉर्ब द कॉस्ट, यानी यूनिट्स कम होते हैं, कॉस्ट कम नहीं होती है। नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट्स कम होते हैं, कॉस्ट कम नहीं होती। बट वेयर एज एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं, वेयर एज मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं, मतलब एक सेम एग्जांपल लेते हैं, 1000 लीटर ऑफ ऑयल है, ऑयल इवेपोरेट नहीं होने वाला, 1000 लीटर ऑफ ऑयल है, ऑयल इवेपोरेट नहीं होने वाला। ये कितना हो गया, ये 1 लाख रुपए का ऑयल था, ये 1 लाख रुपए का ऑयल था। अब कोई लीकेज वीकेज की वजह से हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एबनॉर्मल लॉस। तो अब एबनॉर्मल लॉस हो गया तो आपके पास तक के कितना माल पहुंचा, 950 लीटर्स। अब मेरे एक सवाल का जवाब है, वेदर द 950 लीटर्स जो 50 लीटर है, यानी 100 रुपये पर लीटर का था, तो अगर मैं 100 रुपये पर लीटर है तो 100 इंटू 50 की अगर मैं बात करूं तो क्या 5000 से ये कॉस्ट कम होंगी या नहीं होंगी, होगी। आप क्या बोलोगे, आपके पास में 95,000 का ही पैसा माल आया, आपके पास में कितने का माल आया, 95,000। तो शॉर्टेज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन अराइजेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन सच मटेरियल आर मिस हैंडल, पिलफ्रेज, पिलफ्रेज मतलब चोरी, हाँ, और ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस आर नॉट एब्जॉर्ब बाय गुड्स यूनिट्स, इज नॉट एब्जॉर्ब। आपको 5,000 रुपये अलग से एबनॉर्मल लॉस के कंसिडर करने पड़ेंगे। दैट एबनॉर्मल लॉस रीजंस आर बीन डेबिटेड टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। बट ये समझो, एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं आपसे जमता या नहीं जमता। आपका 1000 लीटर का माल है, 1 लाख रुपए का है, 1000 रुपये का माल है, 1 लाख रुपए लीटर का है, 50 लीटर का नॉर्मल लॉस है, 50 लीटर का एबनॉर्मल लॉस है। कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ेगा, 50 रुपये का नॉर्मल लॉस है, 50 रुपये का एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ेगा, जरा सा जल्दी से निकाल कर बता दो तो मेरे को, मैं निश्चिंत हो जाता हूँ फिर। 50 का नॉर्मल है, 50 का एबनॉर्मल है, कमान हरिया फर्स्ट कॉस्ट पर यूनिट क्या, 1000 लीटर और 1 लाख का कॉस्ट है, 1000 लीटर के लिए तूने 1 लाख रुपए दिया है, 50 रुपये का नॉर्मल लॉस है, 50 लीटर का नॉर्मल लॉस है और 50 लीटर का एबनॉर्मल लॉस है, कितना, 105 रुपये 90 पैसे। एक जवाब मेरे को 105 रुपये 90 पैसे मिला, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। आओ 55, 105.55। वन जीरो 5.55। देख कैसा हो जाएगा, 50 लीटर का एबनॉर्मल, 50 लीटर का नॉर्मल लॉस है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, बट 50 लीटर का एबनॉर्मल लॉस है, इट विल बी कंसिडर। तो आपके यूनिट्स कितने हो गए, 900 लीटर की कॉस्ट जो है ये 5,000 रुपये कम होंगी ना इसकी, कंसिडर मतलब कैसा, 100 रुपये पर लीटर था, तो 100 इंटू 50, 5,000, यस और नो, तो 95,000 इज द कॉस्ट ऑफ 900 यूनिट्स। तो पर यूनिट निकालना है तो 95,000 डिवाइडेड बाय 900 कितना होता है, 95,000 डिवाइडेड बाय 900। आई होप आपको ये समझ में आ गया, पक्का बॉडी में गया यहाँ तक की, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये जो अभी हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल मटेरियल पढ़ा, वैल्यू। आज हमने 2 मेजर टॉपिक पढ़े, एक तो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर क्या है, और दूसरा हमने पढ़ा कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव जो है, जो स्टोर्स मैनेजर ने रिसीव किया है वो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, वो हमने चीज़ें पढ़ी। अब कल से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा सा थियरी, फिर प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल, ऐसा बढ़ते बढ़ते इस चैप्टर को लेकर बढ़ेंगे। चलो आज यहीं रुकते, आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा।